आर्यन और अनन्या के जिद करने पर वंश और यश को मजबूरन उन्हें शॉपिंग मॉल लाना पड़ा क्योंकि दोनों के पास कपड़े ही नहीं थे। रात के 10 बजे वो दोनों पूरे मॉल में अकेले शॉपिंग करने में लगे हुए थे। ये मॉल यश का ही था, इसलिए उसने पहले ही सभी स्टाफ को कह दिया था कि अनन्या और आर्यन जो चाहते हैं उन्हें वह दिया जाए। अनन्या और आर्यन अपनी चमकती हुई आंखों से हर एक कपड़े को देख रहे थे। आर्यन एक ब्लैक कलर की शर्ट खुद पर लगाते हुए अनन्या से पूछता है, बेब मॉम, ये मुझ पर कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अनन्या उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, बिल्कुल क्यूट और हैंडसम, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा ना तो कोई मासूम है, ना तो क्यूट है और ना ही इंटेलिजेंट। हम लोग चाहे जो पहन ले हम सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। कहकर वो बड़े घमंड के साथ अपने बाल को झटक देती है। आर्यन अनन्या को बेब मॉम इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके आसपास इस वक्त वंश और यश नहीं थे। तभी आर्यन अनन्या का हाथ पकड़कर ऊपर वाले फ्लो की तरफ भागते हुए बोला, जल्दी चलो, मुझे इस मॉल के बारे में पता है, यहाँ बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, चलो आज इन दोनों को मिलकर लूटते हैं। ऊपर वाले फ्लो पर सबसे ज्यादा ब्रांडेड और महंगे कपड़े हैं, आज तो पक्का ये भिखारी बनेंगे, फिर हम दोनों इन्हें गरीब बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे आर्यन का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचे, अनन्या ऊपर वाले फ्लो का बटन दबाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, हाँ, आज हम 1 करोड़ से नीचे की शॉप नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे ये लोग बिल भरते हैं, हमें किडनैप किया है ना इन्होंने, अब इन्हें पछतावा होगा इसका। इतना कहते ही दोनों के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों कभी ऊपर वाले फ्लो पर जाते हैं तो कभी नीचे वाले फ्लो पर आते हैं सामान खरीदने के लिए। ऐसे ही उन्होंने 20 बार किया। वंश और यश तो अपना मुंह फाड़े दोनों को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दोनों थके हुए भी हैं, लेकिन उन्हें इस तरह ऊपर नीचे आते जाते देखकर वंश और यश जरूर थक चुके थे। लगभग 2 घंटे बाद भी जब आर्यन और अनन्या नहीं रुके, तो दर्श उनके पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए परेशान होकर बोला, प्लीज अब रुक जाओ तुम दोनों, मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, रात के 12 बजे बज चुके हैं और यहाँ के स्टाफ को भी घर जाना है, पर तुम दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अब जो भी शॉपिंग करनी है पेरिस में कर लेना चलकर, पर अब और नहीं है। इतना कहते ही वो सल्स गर्ल्स को देखता है, जो काफी ज्यादा उब गई थी। उसे आर्यन और अनन्या पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके कारण ही उसे इतनी देर तक रुकना पड़ा। यश उसे देखते हुए ऑर्डर देता है, जितना भी सामान इन्होंने खरीदे हैं सबको पैक कर दो। इतना कहते ही वो जाने लगा। तभी सेल्स गर्ल और मॉल के मैनेजर ने जैसे ही अनन्या और उनके पीछे देखा, तो उनकी आंखें सबसे बड़ी हो गई। वो दोनों एक साथ चिल्लाए, ओ माय गॉड! उद्धरण चिन्ह। उनकी तेज आवाज सुनकर यश और वंश जो बाहर जा रहे थे, अचानक ही उनके कदम रुक गए। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर अनन्या और आर्यन के पीछे देखा, तो उनकी आंखें भी शौक से बड़ी हो गई क्योंकि उन दोनों ने लगभग पूरे मॉल का ही सामान खरीद लिया था, जो उनके किसी काम का भी नहीं था। पहले वंश और यश ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब वो शौक थे। यश ने हैरानी से पूछा, ये तुम दोनों ने क्या खरीदा है और तुम लोग इसका क्या करोगे? उसके सवाल को सुनकर आर्यन और अनन्या पीछे मुड़कर सभी सामान को देखते हैं। फिर आर्यन अपनी आंखें छोटी करके बोला, साफ साफ बोलो ना, पैसा नहीं देना चाहते हो? पता नहीं मेरे बगैर कितनी चोरियां की होगी तुमने, और मुझे ढंग से शॉपिंग भी नहीं करने दे रहे हो। थोड़ा सा ही तो सामान खरीदा है, उसमें भी तुम्हें कंजूसी छा रही है बिल भरने के लिए। क्या तुम चाहते हो मैं सिर्फ एक सस्ता सा मोजा ही खरीद लूं? कहकर वो दोनों को घूरने लगा, तो सल्स गर्ल उसकी बात सुनकर मुंह फाड़े उसे देखने लगी। वह सोच रही थी कि ये सस्ता मोजा किसे कह रहा है, क्योंकि इस मॉल के मोजे की शुरुआती कीमत 5000 से शुरू होती थी। अनन्या भी अपने बेबी देवर का पूरा साथ देते हुए बड़े घमंड से बोली, बिल्कुल सही कहा मेरे पार्टनर ने, तुम दोनों कितने कंजूस हो, हम दोनों पर थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे बजाय मिस्टर हैंडसम होते तो पूरा का पूरा मॉल हमारे नाम करवा देते। पर तुम दोनों कंजूस हो, कंजूस कंजूस कंजूस। उसके मुंह से बार बार कंजूस शब्द सुनते ही वंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि अनन्या उसके सामने अश्वत्थ की तारीफ करे, इसलिए अपने गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे अपने वकील को कॉल लगा दिया और कुछ पेपर्स अपने साथ लेकर आने को बोलकर कॉल कट कर दिया। वो मैनेजर तो अभी भी अपनी आंखें फाड़े पूरे सामान को देख रहा था, जिसमें 15 बड़े साइज के ट्रॉली बैग थे, 10 छोटे साइज के थे, 50 से 60 जोड़ी जेंट्स कपड़े थे और उससे ही 2 गुना लेडीज कपड़े थे। 60 के आसपास टेडी बियर थे, 100 जेंट्स और लेडीज शूज थे। खाने पीने का सामान तो उन दोनों ने इतना भरा हुआ था जैसे पूरे साल का राशन एक साथ ही पैक कर लिया हो। और भी कई सामान थे। बेचारा मैनेजर अपने थूक को गटकते हुए आर्यन और अनन्या को ऐसे देखने लगा जैसे 8वें अजूबे को देख रहा हो। अल्पविराम। लगभग 20 मिनट बाद वंश का वकील भागते हुए मॉल के अंदर आया और उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े पेपर को वंश को दे दिया। वो वकील इतनी जल्दी में आया था कि डर के मारे उसके माथे से पसीना निकल रहा था और वो बुरी तरह हाफ रहा था।
वंश ने उस पेपर को घूरते हुए उस पर साइन किया, फिर उसे अनन्या और अयान के सामने करते हुए बिना किसी भाव से कहा, अंडरस्को, आज से ये तुम दोनों का मॉल हुआ, पर आज के बाद कभी भी मेरे सामने उस अश्वत्थ की तारीफ मत करना, क्योंकि मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। कहकर वो घमंड से मुस्कुराने लगा। एल वंश ने ये मॉल उन दोनों के नाम इसलिए किया क्योंकि वो बताना चाहता था कि वह अश्वत्थ से कम नहीं था। एल उस पेपर को देखकर अनन्या और आर्यन की आंखें ही नहीं भर रही थी, क्योंकि दोनों अब और भी ज्यादा अमीर जो हो गए थे। तभी अनन्या ने कुछ सोचकर वंश से पूछा, अंडरस्को, वैसे तुम कह रहे थे ना कि हम पेरिस जा रहे, तो क्या वहां पर भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है? तुम कितने अमीर हो? उसके नॉनस्टॉप सवाल को सुनकर वंश घमंड से बोला, अंडरस्को, तुम सोच नहीं सकती मैं कितना अमीर हूँ, और पेरिस में एक क्या मेरे पास तो ऐसे कई मॉल है, उसके साथ साथ मेरा खुद का बंगला है। ये सुनकर आर्यन और अनन्या एक दूसरे को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाते हुए एटीट्यूड के साथ बोले, अंडरस्को, ठीक है, हमारा पूरा सामान पैक कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे पेरिस वाले प्रॉपर्टीज पर भी छापा मारेंगे। उनके जाने के बाद वंश और यश अपने होश में आए। एल पर उन दोनों को ही अनन्या के कहने का मतलब समझ नहीं आया था। तो यश कंफ्यूज होकर बोला, अंडरस्को, मुझे समझ नहीं आ रहा, अनन्या को हमने किडनैप किया है या फिर वो हमारी बॉस है जो हम पर ऑर्डर चला रही है? उसकी बात सुनकर वंश भी उस दिशा में घूरने लगा जिधर से दर्श और अनन्या गए थे। उसके बाद वो अपने फोन में खींचे तस्वीर को अश्वत्थ को भेज देता है, जो उसने अनन्या की शॉपिंग करते हुए खींची थी, जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रही थी, पर उसने आर्यन नहीं था। अल्पिराम 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 डॉट। आलिया इस वक्त अपने रूम में सो रही थी। एल आज वह अपने डैड के घर पर थी। एल तभी कोई जोर जोर से उसके रूम के डोर को नॉक करने लगता है, तो आलिया की नींद एकदम से खुल जाती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो अपने सामने अपनी मॉम को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, जो गुस्से से उसे देख रही थी। आलिया कुछ पूछती कि उससे पहले ही उसके डैडी विजय जी उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घसीटते हुए घर के बाहर छोड़ देते हैं। उनकी इस हरकत से आलिया हैरान थी। एल वह कुछ बोलती कि तभी उसकी मॉम यानी पायल जी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, मुझे तो शर्म आ रही तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम खराब करने की, तुमने कितनी गिरी हुई हरकत की है? कहकर वो गुस्से से आलिया को देखने लगी, जो अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए अविश्वास से उन्हें देख रही थी। आलिया ने घबराते हुए पूछा, अंडरस्को मॉम, आप गुस्से में क्यों हैं, मैंने क्या किया? उसके सवाल को सुनकर विजय जी अपने कठोर आवाज में बोले, अंडरस्को, निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी पैसों के लिए किसी मर्द के साथ नहीं सोएगी। एल तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है। एल पहले तुम उस अश्वत्थ के पीछे पड़ी थी और अब किसी और के हस्बैंड को उससे छीन लिया, और अब तुम उसके साथ रहकर मेरे घर में आ रही हो। एल मेरी बेटी इतनी गिरी हुई होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने डैड के मुंह से कठोर बातें सुनकर आलिया रोते हुए बोली, अंडरस्को डैड, मुझे समझाने का मौका तो दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे फंसाया गया है। एल मुझे उस अश्वत्थ ने ब्लैकमेल किया था शादी करने के लिए। आलिया गिड़गिड़ाते हुए अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आलिया पर कोई रहम नहीं खाया और उसे धक्का दे दिया, जिस कारण आलिया जमीन पर गिर गई है। एल उसके हाथ में चोट भी लग गई थी, जिस कारण उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। आलिया ने अपने डैड को देखकर रोते हुए पूछा, अंडरस्को डैड, क्या आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मैं मानती हूँ कि पहले मैं अश्वत्थ के पीछे पड़ी थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और इसी पागलपन में आकर मैंने कुछ गलतियां भी की, पर इस बार मेरी गलती नहीं थी। विजय जी तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, मेरे लिए सबसे पहले मेरे इज्जत आती है, पर अगर तुम मेरे घर में रही तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं और दोबारा कभी अपनी मनहूस शकल मत दिखाना मुझे। कहकर वो पायल जी के साथ वहां से चले गए, तो आलिया रोते हुए उन्हें पुकारने लगी। एल वो बहुत लाचार लग रही थी। तभी दक्ष अचानक से आलिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को जानेमन, तुम्हारी डैड ने घर से निकाल दिया, अब तो तुम बेघर हो गई हो। एल तुम्हारे डैड कितने बेदिल इंसान है, तुम उन्हें बचाने के लिए इतने सारे जुल्म सह रही हो और उन्होंने तुम्हें बेरहमी से घर से बाहर फेंक दिया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ये शैतान हस्बैंड है ना तुम्हारे लिए। चलो बेबी, तुम्हारा प्यारा सा हेल जैसा जहनुम घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहकर वो मुस्कुराना लगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। वही अश्वत्थ जो गोवा के लिए निकल गया था, वो इस वक्त अपने प्राइवेट जेट पर बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बचा। उसने जैसे ही अपने फोन में आई मैसेज को देखा, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपने फोन को देखते हुए दांत पीस कर बोला, अंडरस्को अंडरस्को, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाकर इतनी खुशी खुशी शॉपिंग करने की? तुम बस मेरे हाथ लग जाओ लिटिल गर्ल, तुम्हें इस बार जहनुम की सैर तो मैं कराऊंगा। कहकर वो गुस्से से अपने हाथ में पकड़े पेन को बेरहमी से तोड़ देता है। एल रात के अंधेरे में आलिया बदहवास सी चले जा रही थी। एल उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। एल रोने के कारण उसका काजल फैल चुका था और कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे।
आलिया को उसकी मॉम ने रात को ही घर से निकाल दिया था, इसलिए उसने पतला सा नाइट सूट पहना हुआ था एल, पर उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था एल, जिस कारण उसके पैर सड़क पर ओट कंकड़ों के कारण जख्मी हो गया था। आलिया से कुछ ही दूरी पर दक्ष था, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। आलिया अपने आंसू पोंछते हुए बराबर कर बोली, अंडरस्कोप डैड और मॉम को मुझ पर क्यों भरोसा नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अश्वथ और दक्ष ने किया है एल, उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन सबको लगता है कि मेरे कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है एल, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वैसे भी मेरे होने या न होने से अब किसे फर्क पड़ता है। इतना कहते ही वो जल्दी जल्दी भागने लगी। दक्ष ने जब उसे भागते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई एल, वो उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया, अंडरस्कोप आलिया रुक जाओ, भगाना बंद करो। कहकर वो और भी तेज भागने लगा, पर आलिया को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी एल, वह बदहवास भागे जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिरते ही बुरी तरह दर्द से कराह उठी है। पर जो दर्द उसे इन कुछ दिनों में मिला था, उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। आलिया अपने अंदर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही प्रिंसेस की तरह रखा गया था और अब अचानक ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तक दर्श भी उसके पास पहुंच चुका था एल, वो अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप मैं तुम्हें कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम बहरी हो जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? उसको चिल्लाने से आलिया भी भड़क पड़ी, अंडरस्कोप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? तुमने और उस अश्वथ ने मुझे खिलौना समझकर रखा है क्या? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है? हाँ मैं हूँ बुरी लड़की, सबका बुरा सोचती हूँ और बुरा करती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। किसी को अब मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। मर जाने वाली बात सुनकर दक्ष की आंखें गहरी हो गई। वो घुटनों के बल बैठकर कसके आलिया के बाल को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्कोप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम ऐसे नहीं मर सकती। ये सुनकर आलिया हैरानी से उसे देखती है तो दक्ष को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा गई एल, इसलिए वो कोल्ड वॉइस में एविल स्माइल करके बोला, अंडरस्कोप बेबी अगर तुम मर जाओगी तो मुझे सेटिस्फाई कौन करेगा, आखिर मेरी भी कुछ नीड जो तुमसे ही पूरी होती है। कहकर वो आलिया को अजीब तरह से छूने लगा एल, वही आलिया जो पहले हैरान थी, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। अल्पिराम 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 डॉट। वही अश्वथ 1 घंटे 20 के आसपास गोवा पहुंच जाता है। गोवा पहुंचते ही वो उस जगह भी पहुंच जाता है जहां पर वंश ने अनन्या को रखा हुआ था, पर अब वहां पर कोई नहीं था। अश्वथ और उसके लोग पूरे विला को छान मरते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जीवन और सभी बॉडीगार्ड इस वक्त अपना सिर झुकाकर अश्वथ के सामने खड़े थे। तो अश्वथ उन्हें देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्कोप मुझे किसी भी कीमत पर लिटिल गर्ल के साथ साथ वो इंसान भी चाहिए जिसने उसे किडनैप किया है एल, इसलिए पूरे गोवा को हिलाकर रख दो, पर वो सब मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। उसके इतना कहते ही जीवन अपना सर हमें हिला देता है, क्योंकि अश्वथ की डरावनी आवाज सुनकर वो सब पूरी तरह डर गए थे। तभी ऊपर वाले रूप से अभिषेक की आवाज आई, जिसे सुनकर अश्वथ ऊपर की तरफ अपनी सख्त नजरों से देखने लगता है। अश्वथ जैसे ही अभिषेक के पास पहुंचा, अभिषेक उसे सामने की तरफ इशारा करता है, तो अश्वथ ने सामने देखा, जहां कुछ लिखा हुआ था एल, उन शब्दों को पढ़कर अश्वथ की आंखें डार्क और गहरी हो जाती हैं एल, क्योंकि सामने मिरर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अश्वथ सिंह राठौर द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, हारने की आदत डाल लो क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। इतना कहने के बाद वहां पर एक चिढ़ाने वाली इमोजी बनी हुई थी, जिसे देखकर अश्वथ का चेहरा कोल्ड हो गया। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने मुट्ठी को इतने कसके बंद किया था कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ जाते हैं और उसके हथेली में घाव हो जाता है। अश्वथ अपने गुस्से को कंट्रोल करके दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्कोप मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, पर ये लोग ऐसा नहीं चाहते शायद। अभिषेक वक्त आ गया है कि मैं अब अपनी अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर बैठूं और किंग की पावर का इस्तेमाल करूं। इतना कहते ही वो अभिषेक की तरफ देखकर इविल स्माइल करके आगे बोला, अंडरस्कोप सभी से कह दो उनका किंग की क्वीन को ढूंढे और इस छुपे हुए दुश्मन का पता लगाए। अश्वथ जब ये सब कह रहा था तब उसकी आवाज में एक किंग का रौब झलक रहा था एल, जो शायद ही किसी ने देखा था, क्योंकि अश्वथ अपने इस पहचान में बहुत कम ही आता था। अश्वथ की बात सुनकर अभिषेक, अगस्त और जीवन के चेहरे पर भी इविल स्माइल आ जाती है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अश्वथ अपने किंग वाले अवतार में आ चुका था, इसीलिए अपनी अंडरवर्ल्ड की पावर की मदद से उसने कुछ ही वक्त में पता लगा लिया कि अनन्या को किसने किडनैप किया है और वो इस वक्त कहाँ है। वंश को अंदाजा हो गया था कि अश्वथ जरूर गोवा तक आ जाएगा, इसलिए शॉपिंग करने के बाद वो डायरेक्ट अनन्या और आर्यन को लेकर अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के लिए निकल गया था। उसके पीछे अश्वथ, अगस्त, जीवन, अभिषेक भी अश्वथ के प्राइवेट जेट से पेरिस के लिए निकल जाते हैं एल, पर उससे पहले अश्वथ ने अहम और अंश को ऑर्डर दे दिया था कि वो मिस्टी और कनिका के साथ वहीं पर आ जाए एल, क्योंकि उनका अब मुंबई में अकेले रहना सही नहीं था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अगले दिन 12 बजे के बाद वंश का प्लेन पेरिस में लैंड करता है। पेरिस, इसे दुनिया के सबसे सुंदर नगरों में से एक और दुनिया की फैशन और ग्लैमर राजधानी माना जाता है एल, और ये दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर के रूप में भी जाना जाता है।
अनन्या और आर्यन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि पेरिस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। एयरपोर्ट के बाहरी वंश के कुछ गार्ड्स उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वंश ने जबरदस्ती अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार में लेकर बैठ गया, तो आर्यन भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाता है, जिस कारण यश को मजबूरन दूसरे कार में बैठना पड़ता है। और बाकी की कार्स में अनन्या आर्यन का कीमती सामान था एल्ग्रिन। वही अनन्या को बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था क्योंकि वंश ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा हुआ था और छोड़ ही नहीं रहा था। अनन्या जब इरिटेट हो गई तो उसने गुस्से से वंश को देखते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो क्योंकि अब मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। इतना कहकर वो बुरी तरह वंश के हाथ को झटक देती है, पर वंश उसे अपनी जुनूनी भरी नजरों से देखते हुए दोबारा कसके उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद एक एक शब्द चबाकर कहता है, अंडरस्को, कभी नहीं, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है बल्कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने के लिए पकड़ा है। अब भूल जाओ उस अश्वत्थ सिंह राठौड़ को, क्योंकि पेरिस मेरा इलाका है, यानी वंश रंधावा का। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, तुम्हें यहाँ से कोई भी बचा कर नहीं ले जा पाएगा क्योंकि यहाँ तरफ बस मेरे लोग हैं। अगर गलती से अश्वत्थ सिंह राठौड़ यहाँ आ भी गया तो जिंदा एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना कहते ही वो इविल स्माइल करने लगता है, तो अनन्या अपनी मुट्ठी को कसकर उसकी आंखों में देखने लगती है। वह बुरी तरह झल्लाते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को, मन तो कर रहा है एक पंच में मैं इसका मुंह तोड़ दूं ताकि 32 के 32 दांत यही टूट कर गिर जाए। भगवान करे यह अपनी जिन गंदी नजरों से मुझे घूरता है उसमें तेजाब गिर जाए और उसकी आंखें फूट जाए और इसके हाथ को मगरमच्छ खा जाए, बदतमीज कहीं का। उसे जी भर के गलियां देने के बाद वो अपनी नजरें फेर कर विंडो के बाहर देखने लगती है। उसके इस तरह नजर फेरने से वंश अपने दिल पर हाथ रखकर कातिलाना तरीके से बोला, अंडरस्को, अफ तुम्हारी ये अदा, इसी पर तो मैं फिदा हूँ। कसम से जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो ना तो मेरा बहुत कुछ करने का मन करता है और तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। वो इतना बोला ही था कि अचानक अनन्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खींचते हुए बोली, अंडरस्को, अब तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, अब तुम्हें तो मैं नापसंद लग रही होंगी ना, तो चलो मेरा हाथ छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। और तुम्हारा नाम वंश नहीं रावण होना चाहिए था, क्योंकि मेरी जैसी सीता को जो किडनैप कर लिया तुमने, मुझे किया तो किया लेकिन मेरे लक्ष्मण जैसे बेबी देवर को क्यों किडनैप किया। उसके इस तरह कहने से वंश फिर से गुस्से में आ जाता है। वो अनन्या को हट करने के लिए जैसे ही उसके बालों को पकड़ने वाला था कि तभी आर्यन, जो मिरर में सब कुछ देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसने एकदम से स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिस कारण ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और कार एक दीवार से टकरा गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। कार जैसे ही दीवार से टकराए उसमें से धुआं निकलने लगा। अश्वत्थ का प्लेन भी अब तक लैंड कर चुका था लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वो सभी जैसे हवा में ही गायब हो गए हो। उनके होने के कोई भी निशान वहां मौजूद नहीं थे। पेरिस का एक महल जैसा विला, वो विला पूरा व्हाइट कलर का था, बीच बीच में ग्रे कलर से उसे पेंट किया गया था। उस विला के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था और अंदर आते ही एक बड़ा सा गार्डन था जहां पर हरे भरे फूल लगे हुए थे। उस विला की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी, गार्ड्स चारों तरफ से उस विला को घेर कर खड़े थे, सभी गन से लैस थे। तभी कोई सारी कार्स आकर उस विला के सामने रुकी। सबसे पहले गार्ड्स बाहर निकले, उन्होंने बीच वाली कार को घेर लिया। एक गार्ड ने जाकर बैक सीट का डोर ओपन किया तो उसमें से वंश अनन्या के हाथ को पकड़कर बाहर निकाला। अनन्या के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा चिढ़ी हुई है वंश के इस तरह हाथ पकड़ने से, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी आर्यन भी पैसेंजर सीट से बाहर निकलता है। उसने जैसे ही अनन्या के अनकंफर्टेबल हुए चेहरे को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह अपनी जानलेवा नजरों से वंश को एक टक घूरते हुए मन में बोला, अंडरस्को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेब मॉम का हाथ फिर से पकड़ने की। इसे दिख नहीं रहा कि बेब मॉम कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई है, पर कोई बात नहीं, उनका बेबी देवर है ना यहाँ पर, और मेरे होते हुए कोई भी मेरी बेब मॉम के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इतना कहते ही वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर एकदम से वंश के ऊपर कूद पड़ा। वह वंश की पीठ पर चढ़कर एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को, वंश, क्या यह विला तुम्हारा है? कितना ज्यादा खूबसूरत विला है। क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं? एक मिनट, कहीं तुम इसे हमारे नाम तो नहीं करने वाले हो ना, जैसे वो मॉल किया था? वैसे अगर तुम करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। कहकर वो अपनी चमकती आंखों से एक टक वंश को देखने लगता है, जो उसके इस तरह चढ़ने से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने अनन्या का हाथ भी छोड़ दिया था। वंश आर्यन को जबरदस्ती नीचे उतारते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, आर्यन, आर्यन नीचे उतरो, यह क्या बचपना है। आर्यन केवल वंश को अनन्या से दूर करने के लिए उसके ऊपर चढ़ा था, उसका काम हो चुका था, इसलिए वह बिना नौटंकी किए उसके पीठ से नीचे उतर जाता है और फिर अनन्या का हाथ पकड़कर विला के अंदर जाते हुए बोला, अंडरस्को, ओके, वंश और यश, मुझे फॉलो करते हुए अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझना और जो भी चाहिए नौकर से मांग लेना, बिल्कुल भी मत शर्माना। मैं और पार्टनर अब आराम करने जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं।
इतना कहते ही वो विला के अंदर ऐसे जाने लगा जैसे यह विला उसका ही हो और यश वंश यहाँ पर केवल घूमने आए हो। यश तो हैरान था उसकी इस हरकत से। वो वंश से बोला, अंडस को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये हमारे घर पर हक जाता रहा हो। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मैं कोई बाहरी इंसान हूँ और पहली बार यहाँ पर आया हूँ। कहते ही वो अपना सिर नामे हिलाकर वहां से चला गया। लग तो वंश को भी ऐसा ही रहा था पर वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसके गार्ड्स आर्यन की हरकत पर मुंह दबाए हंस रहे थे। ये देखकर वह उन सभी को डांटकर अंदर चला जाता है। ऊपर वाले रूम में आर्यन अनन्या को लेकर आ गया था। उसने अंदर से दरवाजा बंद करते ही अपने माथे पर आए इनविजिबल पसीने को पोंछ कर लगा, अंडस को ये कितने इरिटेटिंग है, पर कोई ना, मैं तब तक काम चला लूंगा जब तक ये लोग मुझ पर पैसे खर्च कर रहे हैं। कहकर वो बेड चढ़कर उछलने लगा तो अनन्या जल्दी से वॉशरूम जाकर अपने उस हाथ को धोती है जिसे वंश ने पकड़ा हुआ था। उसके बाद वॉशरूम से बाहर आकर मुंह फुलाकर बेड पर बैठकर बोली, अंडस को बेबी देवरा, मिस्टर हैंडसम कब तक आएंगे? अगर ये वंश ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इतना कहते ही वो मुंह बनाकर अपने हाथ को सहलाने लगी क्योंकि उस पर वंश की उंगलियों के निशान बन गए थे जो नील पड़ चुके थे। वही आर्यन उसकी बात सुनकर उछलना बंद करके बेड पर आराम से बैठते हुए बोला, अंडस को आप चिंता मत करो, भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जरूर उन्होंने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया होगा आपके बारे में पता लगाने के लिए। मैं 100% नहीं 100,000% यकीन से कह सकता हूँ कि वो अब तक यहाँ आ चुके होंगे। हमें नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन उनकी नजर हम पर जरूर होगी। कहकर वो हंसने लगा तो अनन्या उससे घूरते हुए बोली, अंडस को इस तरह दांत मत दिखाओ क्योंकि अगर मिस्टर हैंडसम को पता चल गया कि तुम किस तरह मेरे पास पहुंचे हो तो वो तुम्हारे सारे दांत तोड़ देंगे। ये सुनकर आर्यन और तेज हंसते हुए बोला, अंडस को पर उन्हें बताया कौन? ना मैं बताऊंगा ना आप, कि काफी वक्त पहले मैंने नहीं यश को आइडिया दिया था कि वह आपको किडनैप करके पेरिस ले आए ताकि हम पेरिस घूम सके, वरना भाई हमें कभी पेरिस नहीं लाते। मुझे तो लगता है इस बारे में यश ने अभी तक वंश को नहीं बताया, इसलिए ही वंश को गलतफहमी है कि उसने ही आपको किडनैप किया है। हाँ बेवकूफ है दोनों। कहकर वो और जोर से हंसने लगा। अनन्या भी उसे हाई फाई देकर हंसने लगी। तभी अनन्या सीरियस होकर बोली, अंडस को बेबी देवर, हमें बचकर घूमना होगा वरना मिस्टर हैंडसम को पता चल गया कि हम खुशी से यहाँ रह रहे हैं तो वो गुस्सा करेंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन भी सीरियस हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों फिर से हंसने लगे। अल्पिराम डॉट शाम के टाइम वंश और यश हॉल में बैठ कुछ बात कर रहे थे। तभी यश घमंड से बोला, अंडस को क्या उस अश्वत्थ का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैं बस उसका लाचार और हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। वो बोल ही रहा था कि तभी एक नौकर उसके लिए कॉफी लेकर आया। वो नौकर दिखने में बूढ़ा लग रहा था, उसके सफेद कलर की दाढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी देखकर लग नहीं रहा था कि वह कोई बूढ़ा हो सकता है। उसका ऑरा ऐसा था मानो वो कोई मामूली इंसान ना हो। वंश और यश कॉफी लेकर फिर से बात करने लगे। इस चीज का फायदा उठाकर उस नौकर ने वंश के कोट के अंदर एक चिप डाल दिया और फिर वो मुस्कुराते वहां से चला गया। अब तक आर्यन और अनन्या भी अपने अपने रूम से आ चुके थे। दोनों ने ही नए कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उन्होंने गोवा में खूब शॉपिंग जो की थी। अनन्या ने 30 लाख का वन पीस पहना हुआ था और आर्यन ने भी बिजनेस सूट पहना हुआ था जो लाखों में था। दोनों ही खुशी खुशी यश और वंश को इग्नोर करते हुए किचन के अंदर चले गए। किचन के अंदर वही बूढ़ा नौकर अपने फोन में कुछ कर रहा था, मगर उसने जैसे ही अनन्या और आर्यन को खुशी खुशी अंदर आते हुए देखा तो उसने जल्दी जल्दी फोन को छुपाकर अपनी आंखें छोटी कर लिए। आर्यन ने उसकी हरकत को देख लिया था, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए बोला, अंडस को, ओ हो बूढ़े अंकल, इस उम्र में भी गर्लफ्रेंड है आपकी? कोई नहीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, हमें तो बस खाने के लिए कुछ चाहिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना कहते ही वो और अनन्या कुछ खाने को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़े नौकर उन दोनों को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। अनन्या को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसे बुरी तरह घूर रहा है तो वो पीछे मुड़कर उस नौकर को देखती है। पता नहीं क्यों पर वो नौकरों उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। अचानक ही वो जाकर नौकर के सामने खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, अंडस को तुम कौन हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? अचानक ही उसके सवाल को सुनकर वो नौकर डर जाता है और फिर जल्द से अपनी भारी आवाज में खांसते हुए बोला, अंडस को नहीं। इतना कहते वो तुरंत बाहर भाग गया। उसके इस तरह भागने से आर्यन और अनन्या हैरान हो गए। अल्पिराम डॉट वही वो नौकर भागते हुए सर्वेंट क्वार्टर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद से बोला, अंडस को, ओ गॉड, अभी तो मैं पकड़ा गया था। वैसे तो इन दोनों का दिमाग नहीं चलता है, पर बेब ने तो लगभग मुझे पहचान ही लिया था। अब बच के रहना पड़ेगा। इतना कहते ही वो अपने कान में लगे एक छोटे से ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर बोला, अंडस को, अश्वत्थ, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा छोटा भाई खुशी खुशी इस घर में रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनका कोई इरादा भी है वापस इंडिया जाने का, और बेब को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्हें तुम्हारी याद भी आ रही होगी।
कहकर वो हंसने लगा, तो दूसरी तरफ से अश्वत्थ, जो इसी विला के एक कोने में था, वो अपनी भारी मगर सख्त आवाज में बोला, अगस्त, बकवास बंद करो और वह करो जो करने के लिए भेजा गया है। याद रहे कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तो वो नौकर यानी अगस्त मुंह बनाते हुए रूम के बाहर चला गया। अल्पविराम 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 डॉट। विला के अंदर एक और नौकर पोछा लगा रहा था, जो पोछा लगाते हुए अनन्या और आर्यन को घूर रहा था, जो मजे से जूस का आनंद उठा रहे थे। वो दोनों को घूरते हुए मन में बोला, ये दोनों कितने मजे से ठूस रहे हैं, और एक मैं हूं जो यहाँ बीवी से रोमांस करने की बजाय दुश्मन के घर में पोछा लगा रहा हूं। ये और कोई नहीं बल्कि अभिषेक था। वही अश्वत्थ भी इसी विला के एक कोने में था। उसने भी भेस बदला हुआ था क्योंकि यह वंश और यश का इलाका था और वह ऐसे ही उन पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि वह दोनों भी कोई आम इंसान नहीं थे। अश्वत्थ बिना किसी भाव से गार्डन से विला के अंदर की तरफ जा रहा था कि तभी यश, जो किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर आया था, वो अचानक ही अश्वत्थ के सामने आकर बोला, तुम कौन हो? उसके इस सवाल पर अश्वत्थ अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं, पर वो अभी भी शांत था। लेकिन अभिषेक, जो गंदा पानी फेंकने बाहर आया था, वो एकदम से घबरा जाता है। यश अपनी शक भरी नजरों से एकटक अश्वत्थ को घूर रहा था, जो चुपचाप बिना किसी भाव से उसके सामने खड़ा था। अश्वत्थ ने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यश के सभी गार्ड्स के चेहरे पर मास्क था, इसलिए अश्वत्थ ने भी इस वक्त अपने चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था, जिस कारण यश अश्वत्थ का चेहरा देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसके अंदर से निकल रही डरावनी आभा को वह साफ महसूस कर पा रहा था। उसे वहां पर थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान तो नहीं है, या उसका गार्ड तो नहीं हो सकता। ये सोचते ही वो अपनी शक भरी नजरों से अश्वत्थ को देखते हुए इस पर कड़क आवाज पूछा, हु आर यू? जहां तक मुझे पता है तुम मेरे गार्ड्स तो नहीं हो, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। उसके सवाल को सुनकर अश्वत्थ कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह यश को देख रही थी, जो न चाहते हुए भी अश्वत्थ से डर रहा था। अश्वत्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए कोई यश को बेहोश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी एक गार्ड भागते हुए वहां पर आया और अश्वत्थ को पढ़कर अपना सर झुकाकर यश से बोला, बॉस सॉरी, क्या इसने कुछ कर दिया है? एक्चुअली यह नया गार्ड है जो कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर आया है। ये बोल नहीं सकता, इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इतना कहकर वो अश्वत्थ को पकड़कर ही थोड़ा पीछे खींच लेता है और उसे अपनी आंखों से घूरते हुए शांत रहने का इशारा करता है। ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि वेद था। यश ने जैसे ही वेद की बात सुनी, उसने घूर के उसे वेद को देखा, जो उसे सस्पिशियस नहीं लगा, इसलिए वह दोनों को घूरते हुए अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते हो वेद राहत की सांस लेकर बोला, बॉस आप क्या कर रहे थे? आपने हम सबको कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो आप ये यश का काम तमाम करके हम सब की सच्चाई बाहर लाने वाले थे। अच्छा हुआ मैंने आपको बचा लिया, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे बिना पता नहीं आपका क्या ही होगा। कहकर वो अपने कॉलर को ऊपर करने लगा, तो अश्वत्थ उसे बुरी तरह घूरते हुए दांत पीस कर बोला, शट अप। कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर वेद उसे कोसते हुए चिढ़कर बोला, भगवान करे बेब उन्हें जल्दी ना मिले, उन्हें वंश के साथ देखकर ये गुस्से से जल जलकर राख हो जाए, यह मेरी बद्दुआ है। कहकर वो मुंह बनाने लगा। तभी अभिषेक उसे पीछे से एक किक मारते हुए बोला, बताऊंगा जाकर बॉस को कि तुम उन्हें श्राप दे रहे हो। ये सुनकर वेद हड़बड़ाते बोला, मैंने कुछ नहीं किया। कहते ही वो वहां से भाग जाता है। अल्पविराम। वही अनन्या और आर्यन खाना खाने के बाद मस्त होकर गार्डन में टहलने आए थे। अश्वत्थ दूर से ही दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। गुस्से के कारण उसके माथे की नसें उभर आई थी। उसका मन कर रहा था कि वह अनन्या और आर्यन को खींचकर एक लगाएं, जिन्होंने खुद ही अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत को इनवाइट किया है। वो दोनों को घूरते हुए गुस्से में अपने मन में एक एक शब्द चबाकर बोला, एक बार तुम दोनों को लेकर मैं इंडिया पहुंच जाऊं, उसके बाद ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। कहकर वो जोर से एक पंच दीवार पर मरता है। वहीं अनन्या और आर्यन जो गार्डन में आराम से बैठे हुए थे, अचानक ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा है। तभी अनन्या और आर्यन अपने आसपास देखने लगे। अनन्या की नजर अचानक की उस दीवार की तरफ जाती है जहां कुछ देर पहले अश्वत्थ खड़ा था। उस तरफ देखते हुए वो थोड़ा डर कर बोली, बेबी देवर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें जानलेवा नजरों से घूर रहा है। ऐसा तो मुझे तभी फील होता है जब मिस्टर हैंडसम मुझे गुस्से से देखते हैं, कहीं वो यही तो नहीं है। आर्यन को भी अनन्या की बात सही लग रही थी, इसलिए वह भी डरते हुए बोला, बेब मॉम, अगर भाई ने हमें इतना खुश देख लिया तो बाद में छोड़ेंगे नहीं। कहकर वो रोनी सूरत बनाकर अनन्या को देखने लगा। तभी वहां पर वंश आ जाता है। उसने जैसे ही आर्यन और अनन्या के पीले पड़े चेहरे को देखा, तो उसकी भौहें ऊपर हो गई। उसने अपने हाथ बांधकर सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों को क्या हुआ है?
उसकी भारी आवाज सुनते ही अनन्या और आर्यन खुद के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके फीकी मुस्कान के साथ एक साथ बोले, अंडरस्को नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कहकर दोनों चुप हो गए और थोड़ा अजीब बिहेव करने लगे। लेकिन वंश ने दोनों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करते हुए मुस्कुराकर अनन्या से कहा, अंडरस्को मैंने वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर को बुलाया है, तुम अपने लिए एक अच्छा सा शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर लो, हम जल्द ही शादी करेंगे ताकि कोई भी तुम्हें मुझसे अलग ना कर सके। कहकर वो अनन्या को देखने लगता है, जो उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम गई थी। अनन्या को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बेयकीनी से वंश को देखते हुए हकलाकर बोली, अंडरस्को लेकिन मैं कैसे, लेकिन मेरी शादी ऑलरेडी मिस्टर हैंडसम के साथ हो चुकी है। आह। वह बोल ही रही थी कि तभी वंश, जो अश्वत्थ का नाम सुनकर आग बबूला हो गया था, उसने अनन्या के हाथ को बुरी तरह मोड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो, आइंदा से अगर उस अश्वत्थ का नाम फिर से मेरे सामने लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ इस शादी को कौन रोकता है। इतना कहते ही वो गुस्से में वहां से चला गया। वंश ने पहली बार अनन्या को हर्ट किया था, इसलिए अनन्या घबरा गई। उसे अब वंश किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में एक सनकपन देख लिया था। वही आर्यन गुस्से से दांत पीसकर वंश की तरफ बढ़ ही रहा था कि उससे पहले ही अनन्या ने उसके हाथ को पकड़कर घबराकर कहा, अंडरस्को नहीं बेबी देवरा, अगर हमने गुस्से में कुछ किया तो प्रॉब्लम हमें ही होगी, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ताकि मिस्टर हैंडसम हमें बचा सके। इतना कहकर वो घबराते हुए आगे बोली, अंडरस्को हमने तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, मिस्टर हैंडसम आप कहाँ हैं, मुझे आपकी याद आ रही। कहकर वो अश्वत्थ को अपने आसपास ढूंढने लगी। क्योंकि शादी के बारे में सोच सोचकर उसे डर लग रहा था। अनन्या को नहीं लगा था कि वंश उससे शादी करना चाहता है, इसलिए ही वो अभी तक बेफिक्र थी, पर अब वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। आर्यन अनन्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अनन्या को गले लगाकर माफी मांगते हुए बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी बेब मॉम, सब मेरे कारण हो रहा है। कहकर वो अपनी आंसू भरी आंखों अनन्या को देखने लगा। तो अनन्या उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम कुछ नहीं करते तो भी ये लोग मुझे किडनैप करते, खैर चलो कुछ खा लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों ही हंसने लगे। फिर अंदर जाने लगे। आर्यन और अनन्या दोनों ने ही नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब वो दोनों बस अश्वत्थ के आने का इंतजार कर रहे थे। अल्पविराम डॉट पेरिस के एक होटल में अहम बिना किसी भाव से सोफे पर बैठ के लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसका चेहरे पर इस वक्त बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही जरूरी काम कर रहा हो। वही मिस्टी बेड पर बैठी गुस्से में उसे घूर रही थी, क्योंकि अहम ने जबरदस्ती उसके साथ कोर्ट मैरिज की थी। वह उसे घूरते हुए मन में बोली, अंडरस्को अगर मैंने भी इसका जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी मिस्टी ओबरॉय नहीं। इतना कहते ही उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी जगह से खड़ी होकर अहम की तरफ बढ़ने लगी और फिर टेबल पर रखे पानी के मग को उठाकर उसने पैर फिसलने का नाटक करते हुए जानबूझकर सारा पानी लैपटॉप पर गिरा दिया। अहम पूरी तरीके से अपने काम में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि मिस्टी कब उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। अहम के लैपटॉप में जैसे ही पानी गिरा, वो हैरान होकर लैपटॉप को देखने लगा, जिसकी स्क्रीन ब्लर होने लगी थी। मिस्टी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वह अहम के गुस्से का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अहम वंश के विला का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने अपनी लाल जलती हुई आंखों से मिस्टी को देखा और फिर उसके हाथ को मरोड़कर उसे सोफे पर बेरहमी से फेंक दिया। मिस्टी उसकी इस हरकत से बुरी तरह डर गई थी। उसने जैसे ही देखा ही अहम उसके पास आ रहा है, तो वो घबराते हुए बोली, अंडरस्को मुझसे दूर रहो, तुम क्या करने की कोशिश। आह। उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि अहम बेरहमी से उसके जबड़े को पकड़कर गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की, तुम्हें पता भी है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और तुमने सब खराब कर दिया, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो बिना सोचे समझे मिस्टी को जबरदस्ती ले जाकर रूम से बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद करते हुए बोला, अंडरस्को जहां जाना है बचाओ, पर अब अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। वही मिस्टी अभी भी हैरान और परेशान थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वो बुरी तरह घबराते हुए दरवाजे को नॉक करते हुए चिल्लाकर बोली, अंडरस्को अहम क्या तुम पागल हो गए हो, पहले तो तुमने जबरदस्ती शादी की, फिर मुझे इस अनजान जगह पर लेकर आए, और अब मुझे रूम से निकल दिया, मैं यहाँ कहाँ जाऊंगी, अहम डोर ओपन करो। मिस्टी चिल्लाती रही, पर अहम ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो अपनी आंखों में डर और आंसू लिए दरवाजे से टेक लगाकर बैठ जाती है। मिस्टी भले ही घमंडी और बातूनी थी, पर थी तो वो 19 साल की ही। उसे अब डर लग रहा था। अहम ने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके मिस्टी की एज मैरिज करते वक्त 21 साल लिखवाई थी। अल्पविराम वही इंडिया में दक्ष आलिया को जबरदस्ती अपने विला फिर से लेकर आ गया था। पहले वह आलिया को अलग रूम में रखता था, लेकिन अब उसने आलिया का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर लिया, जो कि आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वह सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वह हिम्मत करके दक्ष के सामने खड़ी हो गई, जो अभी अभी ही ऑफिस से आया था। दक्ष दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी आंखें छोटी करके आलिया को देखने लगा, जो शायद उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो उसके थोड़ा करीब जाकर उसकी ठुड्डी को पकड़कर इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें कुछ कहना है? उसके सवाल को सुनकर आलिया पहले उसके हाथ को बुरी तरह झटक देती है और फिर हिम्मत करके बोली, अंडरस्को, मुझे यहाँ से जाना है। देखो, तुम्हें बदला लेना है तो तुम अश्वत्थ लो जाकर, क्योंकि उसने मुझे मंडप पर बैठने पर मजबूर किया था। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल भी तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी नहीं पता, पर तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर दक्ष, जिसका मूड थोड़ा सही था, वह आग बबूला हो गया। उसने आलिया को दीवार से सटाकर कोल्ड वॉइस में कहा, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? भले ही अश्वत्थ ने तुम्हें मजबूर किया था, पर फिर भी मुझसे शादी करके तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। कहकर वो आलिया को जमीन पर गिरा देता है और अंदर जाते हुए कोल्ड वॉइस में आगे बोला, अंडरस्को, मेरे लिए डिनर लगाओ, वरना रात को मेरा डिनर बनने के लिए तैयार रहना। उसकी बात सुनकर आलिया बुरी तरह डर गई। पेरिस में अनन्या घबराते हुए रूम में बैठी थी, तभी अश्वत्थ खिड़की से रूम के अंदर आ जाता है। उसी वक्त वंश भी अनन्या के डोर को नॉक करता है, पर दरवाजा खुला था। ये देखकर अश्वत्थ की आंखें डाक हो गई। अश्वत्थ की नजर जैसे ही दरवाजे की तरफ गई, वो तुरंत वही पर्दे के पीछे छिप गया, इसलिए वंश उसे नहीं देख पाया। वंश चिल्लाते हुए अनन्या के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, अनन्या, चलो अपने लिए शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर लो, वरना मुझे जबरदस्ती भी करना आता है, जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अनन्या को धमकी दे रहा है। वही अश्वत्थ, जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, उसने जैसे ही वंश की बात सुनी, वो कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वंश को अनन्या के इतने करीब देखकर अश्वत्थ का दिल ज्वालामुखी की तरह जल रहा था। अनन्या भी वंश को इतने करीब देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। वो धीरे धीरे पीछे होने लगी। ये देखकर वंश के होठों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने अनन्या को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अंडरस्को, अनन्या, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर आगे बेसब्र होकर बोला, अंडरस्को, नहीं नहीं, तुम मेरा प्यार नहीं, पागलपन हो, और पागलपन कभी खत्म नहीं होता बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और यही पागलपन तुम्हें मेरा होने पर मजबूर करेगा और उस अश्वत्थ की मौत बनेगा। ये कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में, उसकी आंखें में और उसके हर एक एक्शन में एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। अनन्या ने पहली बार वंश को ऐसे देखा था, इसलिए शौक के साथ साथ वो काफी ज्यादा डर गई थी। उसने डर से अपने थूक को गटकते हुए कहा, अंडरस्को, वंश, तुम मेरे करीब मत आओ। मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छूना मत, वरना मिस्टर हैंडसम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते ही वो जैसे ही पीछे की ओर गई, अचानक ही वो बेड के कोने से टकराकर बेड पर गिर गई। आह! गिरते ही उसकी आह निकल गई। फिर वो अपनी घबराई हुई बड़ी बड़ी आंखों से वंश को देखने लगी, जो उसके ऊपर झुक रहा था। वंश धीरे धीरे उसके ऊपर झुककर उसके बेहद करीब पहुंच गया। उसके बाद अनन्या के जबड़े को पकड़कर वो उसके होठों के करीब जाने लगा। पर वो अनन्या के होठों को किस कर पाता उससे पहले ही अनन्या शॉक होकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, जिस कारण वंश के होठ अनन्या के गाल पर टिक गए। उसके होठों को अपने गालों पर महसूस करके अनन्या जम जाती है। वो कसके अपनी मुट्ठी बनाकर अपनी पूरी ताकत के साथ वंश को खुद के ऊपर से हटा देती है, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद गुस्से में वो अपने उस गाल को जोर से रगड़ने लगी, जिसे वंश ने किस किया था। उसका पूरा गाल रगड़ने से लाल हो गया था। वही पर्दे के पीछे से अश्वत्थ अपनी जानलेव नजरों से वंश को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो वंश को जाकर जान से मार दे, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकता था। वंश अनन्या को देखकर ठहाका मारकर हंसने लगा और फिर बेड से टेक लगाकर बैठते हुए बोला, अंडरस्को, स्वीटहार्ट, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। अभी तो मैंने सिर्फ अनजाने में ही तुम्हें छुआ है, पर हमारी शादी के बाद मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाला। वैसे उस अश्वत्थ ने काफी मजे किए होंगे तुम्हारे साथ। कहकर वो अनन्या को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगता है, तो अनन्या, जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वह गुस्से से भर जाती है। उसने अपनी मुट्ठी को बंद करके नफरत से वंश को देखा और फिर कहा, अंडरस्को, मेरे मिस्टर हैंडसम तुम्हारी तरह नहीं है। वह कभी भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते और न ही कभी जबरदस्ती करते हैं। देखना, वो यहाँ जरूर आएंगे, उसके बाद वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? कहकर वो गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वंश अनन्या की हिम्मत देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस था। वह बेड से उठकर उसके गोल गोल चक्कर लगाने के बाद उसके सामने रुक जाता है और फिर अपने हाथ बांधकर इंप्रेस होकर बोला, अंडरस्को, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। तुम मेरे कैद में हो, उसके बावजूद तुम्हारे होठों पर अश्वत्थ का नाम आ रहा है,
जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार उसका नाम लेने से मना किया है। कोई बात नहीं, अब मैं उस अश्वत्थ सिंह राठौड़ को तुम्हारे सामने मारकर ही तुम्हारे साथ 7 फेरे लूंगा, देखना तुम मिल। इतना कहते ही वो अजीब तरह से अनन्या को देखकर गुस्से में रूम से बाहर चला गया। एल जाते वक्त उसने रूम के डोर को इतनी जोर से बंद किया कि अनन्या चिहुन को उठी। अनन्या अपनी जगह पर जम गई थी। एल अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वह हमेशा के लिए अपने मिस्टर हैंडसम से दूर ना हो जाए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना चेहरा छुपाकर बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है। एल कुछ देर बाद पूरे रूम में अनन्या की सिसकियों की आवाज आने लगी। अश्वत्थ उसे रोता हुआ देखकर अपनी मुट्ठी बंद करके एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ सोचकर वो अपने कदम पीछे ले लेता है और अनन्या को घूरने लगता है। उसे अनन्या का इस तरह रोना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं जा सकता था। अल्पविराम। वही अहम को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, इसलिए वह शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह शावर लेके वॉशरूम से टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकला। वो अभी सोफे पर बैठा ही था कि तभी उसके पास किसी का कॉल आया। अहम ने उठकर टेबल से अपना फोन उठाकर जैसे स्क्रीन पर देखा तो वहां पर अगस्त का नाम शो हो रहा था। ये देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया, तो दूसरी तरफ से अगस्त की गुस्से भरी आवाज उसके कान में पड़ी, अंडरस्को मिस्टी इस वक्त कहाँ है। मिष्टी का नाम सुनकर अहम की पकड़ उसके फोन पर कस जाती है और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, लेकिन वह बोलता कुछ नहीं है। तो दूसरी तरफ से अगस्त इस बार कोल्ड वॉइस में पूछता है, अंडरस्को मैंने कुछ पूछा है, मिष्टी कहाँ है। मिष्टी का नाम सुनकर अहम इरिटेट हो जाता है। फिर वो हल्के गुस्से से बोला, अंडरस्को मैंने उसे रूम से बाहर निकाल दिया क्योंकि उस लड़की को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उसकी बात सुनकर अगस्त झल्लाते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारा दिमाग खराब है, जो तुमने उस बच्ची को रूम से बाहर निकाल दिया। अहम वो अभी बहुत छोटी है, ऊपर से एक अनजान जगह पर वह कहाँ जाएगी। जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते ही अगस्त बिना अहम की बात सुने कॉल कट कर देता है। एल तो अहम गुस्से में एक किक टेबल पर मारते हुए अपनी मुट्ठी कस लेता है और फिर चेंजिंग रूम में चला जाता है, क्योंकि उसने इस वक्त केवल टॉवल पहनी हुई थी। अहम चेंजिंग रूम से बाहर निकाला। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट और रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी हल्की हल्की बियर्ड थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। अहम रूम से निकलकर बाहर देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे मिष्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिस कारण वह अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसके बाद अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाया, अंडरस्को वो बदतमीज लड़की पहले तो यही दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी, अब अचानक से कहाँ गायब हो गई। कहते ही वो मिस्टी को ढूंढते हुए नीचे चला जाता है, पर उसे मिस्टी कहीं भी नहीं मिलती, जिस कारण वो गुस्से में अपने दांत भींच लेता है। अल्पविराम डॉट। अंश भी कनिका के साथ उसी होटल में था जहां पर अहम था। वो बेड पर लेटा एकटक अपनी इंटेंस नजरों से कनिका को देख रहा था, जो मिरर के सामने खड़ी थी। कनिका को लग रहा था कि अंश सो रहा है, इसलिए ही वो रूम में ड्रेस पहन रही थी। कनिका ने नीचे मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और एक फैंसी टॉप पहन रही थी, जिसकी डोरी वो बांध नहीं पा रही थी। उस टॉप के पीछे सिर्फ 2 डोरी थी, जिस कारण कनिका की गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। अंश कुछ देर तक उसे प्यार से निहारता है, पर अचानक ही उसकी नजर कनिका के फोन पर गई, जिसकी स्क्रीन चमक रही थी, क्योंकि उस पर कनिका के दोस्त अमन का कॉल आ रहा था। पर फोन साइलेंट था, इसलिए कनिका को रिंगटोन सुनाई नहीं दिए। फोन के स्क्रीन पर अमन के नाम को देखकर अंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कसके अपनी मुट्ठी को जकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कनिका तैयार होकर अंश को देखती है, जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ये देखकर उसे लगा अंश अभी भी सो रहा है, इसलिए वह उसके पास जाकर नाराज होकर बोली, अंडरस्को अंशु तुम अभी भी क्यों सो रहे हो, चलो पेरिस घूमने चलते हैं, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, वह भी अपने हस्बैंड के साथ है। इतना कहते ही वो एक्साइटेड होकर अंश को देखने लगती है, तो अंश जो गुस्से में था वह अचानक ही अपनी आंखें खोलकर कनिका के हाथ को पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस कारण कनिका संभल नहीं पाती और उसके ऊपर गिर जाती है। अंश कनिका को अपने नीचे दबाकर दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को स्वीट हार्ट उस अमन को समझा दो कि वो तुम्हें बार बार कॉल ना करे और ना ही तुमसे ज्यादा मिले, वरना मैं उसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहते ही वो कनिका को घूरने लगा, जो उसकी इस हरकत से अभी भी शॉक में थी। कनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंश के गालों पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को अंशु तुम्हें अचानक से क्या हुआ और क्या तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें जलने को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमन बस मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वो मुझे अपनी बहन मानता है। कहकर वो अंश को देखने लगी, जो उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर टोंट मारते हुए आगे कहता है, अंडरस्को तो वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है, तो बताओ मुझे कौन सा भाई दिन रात अपनी बहन को कॉल करता है। और रही बात जलने की, तो मैं जलकर राख हो रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखना अगर वो छछूंदर अमन तुमसे दूर नहीं हुआ तो एक दिन मैं अपनी इसी जलन की राख में उसे दफनाकर मार दूंगा।
इतना कहते ही वो कनिका को करके पकड़ लेता है और फिर उसके होठों पर काटकर किसी संकी की तरह आगे बोला, अंडरस्कोर स्वीट हार्ट, तुम अंश सिंघानिया की हो और कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे या फिर तुम्हारे बारे में सोचेगा भी तो यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कहकर वो कनिका के गर्दन पर अपने हाथ फेरने लगता है तो कनिका कांप जाती है, क्योंकि अंश हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था, इसलिए कनिका परेशान हो गई थी। उसने उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को अंशु, इतना पजेसिव होना सही नहीं है, कहीं आगे चलकर यही पजेसिवनेस तुम्हें हट ना करे। कनिका की बात सुनकर अंश कुछ नहीं बोला, बस उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। तो कनिका उसके सर को प्यार से सहलाने हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद निकलकर बेड पर जा गिरी। अंश दिन ब दिन पजेसिव हो रहा था, इसलिए कनिका काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो खुद के साथ साथ कनिका को भी हट कर रहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वही इंडिया में दक्ष डिनर के बाद अपने स्टडी रूम में चला गया। आलिया डिनर करके रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। वह अपनी उंगलियों को आपस में लॉक करके परेशान होकर खुद से ही बोली, अंडरस्को, मैं ऐसे यहाँ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दक्ष मुझे छोड़ देगा, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मॉम डैड ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट बनना होगा। मैं हमेशा डैड पर डिपेंड थी, लेकिन अब किसी पर भी डिपेंड नहीं रहूंगी, ना किसी पर भरोसा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड का बिहेवियर याद करते हुए उसका गला भर आया था। उसके डैड ने उसे राजकुमारी की तरह बड़ा किया था, जिसके आगे पीछे कई सारे नौकर रहते थे। उसने कभी खुद से कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब वह अकेली थी, इसलिए इंडिपेंडेंस होना चाहती थी। आलिया रूम में टहलते हुए कुछ सोच रही थी और फिर हिम्मत करके दक्ष के स्टडी रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह पिछले 1 घंटे से वहीं पर खड़ी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या ना जाए। काफी देर बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह वहां से जाने लगी। उसने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी उसे स्टडी रूम के अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या तुम पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ी होकर दरवाजा घूरने आई थी, या फिर तुम मेरे हैंडसम से चेहरे को देखे बिना रह नहीं पा रही थी, स्वीट हार्ट? इस आवाज को सुनते ही आलिया के कदम अपनी जगह पर रुक गए। वह काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह अपने टॉप के कोने को कस के पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन वह स्टडी रूम के अंदर नहीं जाती। इस बार दक्ष कोल्ड वॉइस ने बोला, अंडरस्को, अंदर आओगी या मैं बाहर आओ? उसकी आवाज इस बार बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसलिए आलिया नर्वस होकर रॉकेट की स्पीड से अंदर जाती है और दक्ष के सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। दक्ष, जो आंखों पर चश्मा लगाए एक बुक पढ़ रहा था, आलिया को अपने सामने देखकर उसने बुक बंद करके साइड टेबल पर रख देता है और फिर अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ाकर आलिया को घूरने लगा। आलिया काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वह अपने टॉप के कोने को अपनी उंगलियों से मसल रही थी। उसने अनजाने में ही अपनी नजर उठाकर दक्ष को देखा तो उसकी नजर थम सी गई, क्योंकि दक्ष इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वह चश्मे में तो और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसे इस तरह देख आलिया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसे अजीब सा फील होने लगा, पर कुछ सोचकर वो जल्दी से अपनी नजर दक्ष से हटा लेती है। वही दक्ष अपनी भौहें उठाकर कोल्ड वॉइस में उससे सवाल करता है, अंडरस्को, तुम क्या यहाँ पर केवल अपनी बदसूरत सी शक्ल दिखाने आए हो या फिर कुछ कहना भी है? कहकर वह उसे बुरी तरह ने घूरने लगा। तो आलिया अपने थूक को गटकते हुए हिम्मत करके बोली, अंडरस्को, वो मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन घर पर अकेले रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न जॉब करूं। उसकी बात सुनकर दक्ष के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह बड़े ही रूड तरीके से बोला, अंडरस्को, तो तुम्हें जॉब करनी है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये काम कर सकती हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम साजिश रचने में ज्यादा माहिर हो। तो तुम वही क्यों नहीं करती? ये कहकर वो इविल स्माइल करने लगा। तो वही दक्ष की कड़वी बातें सुनते ही आलिया अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि दक्ष की बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। अचानक ही उसे घुटन सी महसूस होने लगी और वह अपने कदम पीछे लेते हुए भरे गले से बोली, अंडरस्को, आई एम सॉरी। कहते ही वो बिना दक्ष की बात सुने भागकर रूम से बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह भागते हुए देखकर दक्ष का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए भारी आवाज मगर धमकी भरे लहजे में बोला, अंडरस्को, मैंने अभी तुम्हें जाने को नहीं कहा, वापस आओ। उसकी आवाज सुनने के बावजूद भी आलिया नहीं रुकी। उसने उसकी आवाज को अनदेखा कर दिया और भागकर रूम में जाकर डोर को अंदर से बंद कर लिया। फिर घुटनों के बल वहीं बैठकर अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपा लेती है, लेकिन वो रोती नहीं है, क्योंकि उसने खुद को रोने से काफी मुश्किल से रोका हुआ था। आलिया को दक्ष की बात बहुत बुरी लगी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। राठौर विला में रात को डिनर करके सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। तभी वसुंधरा जी चारों तरफ अपनी नजर दौड़ते हुए कंचन जी से पूछती है, अंडरस्को, घर के सभी बच्चे कहाँ गए? अश्वथ, उसकी बीवी और बाकी लड़के लोग कहाँ गए हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो कंचन जी उनकी बात सुनकर डर जाती है, मगर फिर बात को संभालते हुए बोली, अंडरस्को, वो मौसी जी वो
वो अश्वत्थ किसी बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है और बाकी सब भी उसके साथ गए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वसुंधरा जी का चेहरा सख्त हो जाता है। वह चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को क्या? वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर गया है। ये कौन सी बात हुई? पत्नी को हमेशा घर में रहना चाहिए और घर गृहस्थी संभालना चाहिए। ये कहते हुए वो भड़क गई। दादाजी भी वहां बैठे हुए थे, तो कंचन जी परेशान होकर उन्हें देखने लगी। तो दादाजी अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए वसुंधरा जी से शांति से बोले, अंडरस्को वसुंधरा जी, मैंने ही कनिका और अनन्या को उनके साथ भेजा था क्योंकि उनकी अभी अभी शादी हुई है। उन्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, वरना बार बार ऐसा मौका तो नहीं मिलता और आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ये कहकर वो वहां से चले गए। तो वसुंधरा जी भी अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। उनके जाते ही आशु सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। फिर कंचन जी के पास जाकर नाराजगी से बोला, अंडरस्को दादी, मम्मा और डैडी कहाँ है? आशु को अकेले नहीं छोड़ना। उसके मासूम से चेहरे को देख कंचन जी ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। फिर उसके चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोली, अंडरस्को बेटा, तुम्हारे मम्मा डैडी कहाँ है ये तो नहीं पता, पर चलो दादी आज आपको सुलाती है। ये कहकर वो उसे लेकर ऊपर चली गई। जी हाँ, कंचन जी और दादाजी को नहीं पता था कि अश्वत्थ और बाकी सब कहाँ गए हैं। उन्होंने बस सबको बचाने के लिए वसुंधरा जी से झूठ कह दिया था। अल्पविराम डॉट। पेरिस में वंश ने अनन्या के डिनर में ड्रग मिला दिया था, जिसे खाकर अनन्या को अजीब सा फील हो रहा था। वह अपने रूम को अंदर से बंद करके किसी तरह बेड पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी बॉडी को रगड़ते हुए अपनी धीमी मगर घबराए आवाज में कहा, अंडरस्को ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे गर्मी क्यों लग रही है? ये कहकर वो रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वही वंश अपने रूम में टॉवल लेकर खड़ा था क्योंकि वो अभी अभी ही शावर लेकर आया था। इस वक्त वंश अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए खुद को मिरर में देख रहा था। उसके बाद इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को द अश्वत्थ सिंह राठौर, द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, तुम्हारा यही घमंड बहुत जल्दी टूटेगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्वीन अब तुम्हारी नहीं बल्कि पेरिस के सबसे डेंजरस डेविल वंश रंधावा की हो गई है। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें टूटा हुआ देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो टॉवल को बेड पर फेंक कर रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद उस दिशा में जाने लगता है जिधर अनन्या का रूम था। वही अनन्या इस वक्त नशे में धुत हो चुकी थी। उसे होश ही नहीं था। अनन्या का पूरा शरीर गर्म हो गया था। वो बेड पर लेटी कराहते हुए करवट बदल रही थी। रूम का एक ऑन था, उसके बावजूद अनन्या के माथे से पसीना बह रहा था। जब काफी देर बाद भी उसे अजीब सा फील हो रहा था, तो वह अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसने अपने सिर को पकड़कर धीमी और करहाती हुई आवाज में कहा, अंडरस्को ये क्या हो रहा है? मिस्टर हैंडसम आप कहाँ हैं? प्लीज आ जाए। कहते जी वो बेड से उतरकर लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो अभी 2 कदम ही चली थी कि लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। उसके घुटने में काफी जोर से लगी थी, इसलिए वह अपने घुटने को सहलाते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, अंडरस्को आउच। मिस्टर हैंडसम देखिए मुझे चोट लग गई, मुझे दर्द हो रहा है, आप कहाँ हैं? कहकर वो अपनी धुंधली आंखों से अपने घुटने को देखने लगती है। वही वंश मुस्कुराते हुए अनन्या के रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वो जैसे ही अनन्या के दरवाजे को खोलकर अंदर गया, उसने देखा पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई, मगर उसकी नजर जैसे ही बेड पर लेटी एक परछाई पर पड़ी, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह दरवाजे को अंदर से लॉक करके बेड की तरफ बढ़ते हुए खुद से बोला, अंडरस्को अनन्या, आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं हमारी सभी दूरियों को मिटा दूंगा, फिर तुम्हें मेरा होना ही होगा। कहते ही वो बेड के पास पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे बेड पर लेटी उस परछाई की कलाई को पकड़ लेता है जो इस वक्त बेहद गर्म थी। वंश धीरे धीरे उस परछाई की तरफ झुकने लगा। फिर उसके गर्दन, गालों और पूरे बॉडी को छूते हुए किस करने लगा। वो परछाई कसमसाते हुए वंश को खुद से दूर करने लगी। तो वंश उसके ऊपर आके लो वॉइस में बोला, अंडरस्को नहीं अनन्या, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते ही वो उसके होठों पर अपने होठ रख के किस करने लगा। वो परछाई पहले तो उसे रोकती है, मगर कुछ देर बाद वो शांत पड़ जाती है। वंश धीरे धीरे अपनी मनमानी करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। कुछ देर बाद रूम में केवल सिसकियों की आवाज आ रही थी। अल्पविराम डॉट। वही अहम मिस्टी को ढूंढते हुए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मिस्टी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने अपने सभी गार्ड को भी मिस्टी को ढूंढने के लिए भेज दिया था। पेरिस में इस वक्त रात के 11 बजे रहे थे। अहम पागलों की तरह मिस्टी को ढूंढ रहा था। वह मिस्टी को ढूंढते ढूंढते होटल से काफी दूर आ चुका था। अहम अपने चारों तरफ देखते हुए जाके कार के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद एक जोरदार पंच कार की बोनट पर मारते हुए खुद से बोला, अंडरस्को आखिर ये लड़की इंसान ही है या मिस्टर इंडिया, जो एक पल में ही गायब हो गई। इतना कहकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अश्वत्थ की बात मानकर मिस्टी से शादी की। ना वह ऐसा करता और ना ही मिस्टी नाम की मुसीबत उसके गले पड़ती।
अहम अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा, तो उसने इरिटेट होकर बिना स्क्रीन की तरफ देखे कॉल को रिसीव करके झल्लाते हुए कहा, अंडरस्को अगर कोई काम की बात नहीं हुई तो कल सुबह का सूरज तुम देखने लायक नहीं बच। वो इसके आगे कुछ बोलता कि तभी फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर उसके भाव एकदम से सख्त हो जाते हैं। वो दांत पीसते हुए कॉल कट करके अपने फोन को पैसेंजर सीट पर बहा देता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद अहम की कार एक बार के सामने आकर रुकी। ये पेरिस का एक फेमस बार था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिगड़े हुए आमिर जादे ही अपना पैसा उड़ाने आते थे। अहम गुस्से में कार से निकालकर बार के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वह अपनी सख्त नजरों से चारों तरफ देखने लगा, तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी। वह गुस्से में उस इंसान के पास जाकर अपनी भरी आवाज से बोला, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। कहते ही उसकी नजर मिस्टी के हाथ पर पड़ी, जिसमें उसने वाइन की बोतल पकड़ी हुई थी। ये देखते ही अहम का पारा हाई हो गया। वो उस बोतल को छीनकर मिस्टी के गाल को कसके पकड़कर गुस्से में बोला, अंडरस्को मैं यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। तुम होटल चलो, फिर मैं तुम्हारी अच्छी खबर लेता हूँ। इतना करते हुए वो जबरदस्ती मिस्टी को वहां से लेकर जाने लगा। तभी कुछ लड़के जो मिस्टी के आसपास बैठे थे वह एकदम से अहम के सामने आकर बड़े ही एटीट्यूड से बोले, अंडरस्को ओ मिस्टर अगर जान प्यारी हो तो निकलो यहाँ से, क्योंकि यह लड़की अब हमारी हुई। कितनी मुश्किल से मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ और उसे शराब पिलाई है, लेकिन तुम इसे लेकर जा रहे हो। ये सब कहते वक्त उस लड़के की नज़रें सिर्फ और सिर्फ मिस्टी के ऊपर थी। वह मिस्टी को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था, जो कि अहम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए उसने बिना किसी भाव से वार्निंग भरे लहजे में कहा, अंडरस्को बेहतर होगा इस लड़की से तुम लोग दूर रहो। ये सुनकर एक लड़का उसका मजाक बनाते हुए बोला, अंडरस्को क्यों, आखिर ये तेरी है कौन? कहीं तुम भी इसके साथ मजे तो नहीं करना चाहते हो? और क्या तुम इसके लिए हमसे यानी पेरिस के डेविल वंश रंधावा के छोटे भाई वेदांश से दुश्मनी ले रहे हो? अभी भी मौका है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वही अहम ने जैसे ही सुना कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि वंश का छोटा भाई है, तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो उसे अजीब तरह से देखते हुए मिस्टी के हाथ को कसके पकड़कर अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। उसके बाद मिस्टी को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा, क्योंकि मिस्टी जा ही नहीं रही थी। अहम के गार्ड्स ने वेदंश और उसके लोगों को मार मार के उनका कचूमर बना दिया था। उसके बाद बार की सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करके बार को तोड़ दिया है। अहम बहुत ही मुश्किल से मिस्टी को लेकर होटल वापस पहुंचता है। रूम में पहुंचते ही उसने मिस्टी को बेड पर धक्का देखकर गुस्से में पूछा, अंडरस्को तुम वहां कैसे पहुंची और कितनी ज्यादा शराब पी रखी है तुमने? अहम के सवाल को इग्नोर करते हुए मिस्टी नशे में धुत जोर जोर से हंसने लगी और फिर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर नशे में गाते हुए बोली, अंडरस्को तुम पियो तो पानी, हम पिए तो शराब। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है जनाब। गाकर वो अपनी धुंधली और नशीली आंखों से अहम को देखने लगी, जो अपने सिर को मसल रहा था। अहम एक गहरी सांस लेकर मिस्टी से बोला, अंडरस्को मुझे तुम जैसे शराबियों के मुंह लगने की आदत नहीं, मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। धमकी देकर वो मिस्टी को कोने में धकेलकर बीच में तकिया रख देता है और फिर दूसरी तरफ लाइट बंद करके लेट गया। मिस्टी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पानी के ग्लास को वो जल्दी से टेबल पर रख अहम के पीठ में बैठकर हंसते हुए बोली, अंडरस्को चल मेरा घोड़ा टिक टिक, चल मेरा घोड़ा टिक टिक। कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी, फिर अहम के बाल नोचने लगी, जिससे अहम को काफी ज्यादा दर्द हुआ। वो मिस्टी को अपने ऊपर से हटाते हुए इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को यही होता है जब एक बच्ची से शादी होती है। अरे पागल लड़की छोड़ो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मिस्टी उसके ऊपर से उतरने के बजाय उसके बालों को और जोर से नोचने होते चल मेरा घोड़ा टिक 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 करने लगी। अब अहम का सब्र जवाब दे गया था। उसने उसे धक्का देकर बचपन बेड पर गिरा दिया, फिर अपनी शर्ट उतारकर उसके हाथ को बांधकर सोफे पर जाकर लेट गया। लेकिन मिस्टी अभी भी जोर जोर से गाना गाए जा रही थी। उसकी बेसुरे गाने को सुनकर अहम अपने कान बंद कर लेता है, पर कोई फायदा नहीं था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अगली सुबह खिड़की से धूप सीधा बेड पर पड़ रही थी, जिस कारण अनन्या कसम साते हुए जग गई। उसे अपना सर काफी भारी सा महसूस हो रहा था, इसलिए वह अपने सर को पकड़कर बेड से सिर लिकाकर बैठ गई। आह, मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है और मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, कहकर वो अपनी बॉडी को सहलाने लगी, क्योंकि उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर खुद को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो इस बात से हैरान हो गई कि उसने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर अचानक ही उसकी नींद गायब हो गई और वो अपने आसपास देखने लगी, तो वो खुद को एक अनजान रूम में पाकर घबरा गई। वो जैसे ही बेड से खड़ी हुई लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तो मैं अपने रूम में थी, आज किसी और रूम में कैसे पहुंच गई? ऊपर से मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? ऐसा पेन तो तभी होता है जब। इतना कहते कहते अचानक ही वो रुक गई, क्योंकि वो समझ गई कि वो जरूर किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। उसने अपने एक हाथ को शॉक होकर अपने मुंह पर रख लिया और रोने लगी।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता एल, मैं मिस्टर हैंडसम को क्या जवाब दूंगी, ये झूठ है। इतना कहते ही वो अपने मुंह को ढककर और जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी रूम के अंदर आकर रोती हुई अनन्या को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थ ही था, जिसने इस वक्त गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी होती है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अपनी जलती हुई नजरों से अनन्या को देखते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो अनन्या जो रोए जा रही थी, उसे जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है, तो वो अपनी भीगी पलकों को उठाकर अश्वत्थ को देखती है। अश्वत्थ का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अनन्या को वो जाना पहचाना लगा। उसने अपने आंसू को पोंछकर अटकते हुए पूछा, अंडरस्को को कौन हो? आह। वो अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि अश्वत्थ झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है, फिर उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगता है। अनन्या अपनी आंसू भरी आंखों से अश्वत्थ को देख रही थी, जो उसे जाना पहचाना लग रही थी। कुछ देर उन आंखों को देखने के बाद अनन्या एकदम से उसे गले लगाकर रोने लगी। मिस्टर हैंडसम, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मिस्टर हैंडसम, आपको पता है उस वंश ने कहा कि वह आपको मार देगा और फिर मुझसे शादी करेगा। एल, मुझे उससे शादी नहीं करनी। इतना कहते ही वो कसके अश्वत्थ को पकड़ लेती है, लेकिन अश्वत्थ किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। एल, उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनन्या को बिल्कुल भी गले नहीं लगाया, बल्कि अपनी भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, इस बार तुम दोनों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मजाक मस्ती की भी एक लिमिट होती है अनन्या खुराना, लेकिन तुमने और आर्यन ने उन सभी लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया। ये सुनकर अनन्या डर जाती है, क्योंकि अश्वत्थ ने ये सब बेहद गुस्से में और डरावनी आवाज में कहा था। एल, अनन्या ने डरते हुए अपनी पलकें उठाकर अश्वत्थ की आंखों में देखा, जो उसे ही घूर रहा था। अनन्या को समझ नहीं आया कि आखिर अश्वत्थ कहना क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी दबी हुई आवाज में पूछा, अंडरस्को, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने ये कहा ही था कि अश्वत्थ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अनन्या को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आकर उसके जबड़े को कसके पकड़कर गुस्से में बोला, अंडरस्को, गोवा में तुम्हें और आर्यन को कई मौके मिले थे कि तुम हमें कांटेक्ट करके बता सकती थी कि तुम्हें किसने किडनैप किया था, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो पेरिस घूमना था। एल, अनन्या खुराना, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। अब तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो अपनी नजरें फेर लेता है। अश्वत्थ आज अनन्या का पूरा नाम ले रहा था, जो कि वो कभी नहीं लेता था। इससे ही अनन्या अंदाजा लगा सकती थी कि अश्वत्थ उससे कितना ज्यादा नाराज और गुस्से में है। अनन्या का माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया था एल, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अश्वत्थ के गुस्से से अनन्या सहम गई थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से अश्वत्थ की आंखों में देखते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर हैंडसम, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। पर अश्वत्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बेरहमी से अनन्या के हाथ को झटकते हुए रूड वॉइस में कहा, अंडरस्को, आई डोंट ट्रस्ट यू अनन्या खुराना। इस बार तुमने मुझे हर्ट किया है, इसलिए मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे पता है अगर इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम अगली बार भी कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए तुम्हें एक अच्छे सबक की सख्त जरूरत है। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने यूनिफॉर्म को सही करने लगा। उसके बाद खुद के मास्क को ठीक से एडजस्ट करने के बाद उसने एक नजर बेड पर लेटी अनन्या को देखा और रूम से बाहर चला गया। अनन्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसके पीछे भागते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर हैंडसम। वहीं अनन्या के रूम में वंश अभी भी बेड पर सो रहा था। एल, उसके जिस्म पर सिर्फ एक सफेद चादर थी और चेहरे पर एक न मिटने वाला सुकून। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि उसके ही घर की एक मेड लेटी हुई थी। वो मेड उम्र 22 साल मुस्कुराते हुए एक टक वंश को देखते हुए बोली, अंडरस्को, पिछले 10 सालों से मैं आपको पसंद करती हूँ, पर आपने कभी एक नजर भी मुझे नहीं देखा। मुझे पता है कल रात मैंने जो भी किया वह बहुत गलत था एल, लेकिन आप अनन्या के साथ जो कर रहे थे वह उससे भी ज्यादा गलत था एल, पर मुझे मेरी गलती का कोई भी अफसोस नहीं है और आप चिंता मत करिए, मैं कभी भी आपसे यह नहीं कहूंगी कि आप मेरी जिम्मेदारी ले। इतना कहते ही उसने अपने आंखों में आए आंसू को पोंछा और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूम से निकल गई। उसके जाने के आधे घंटे बाद ही वंश अपनी नींद से जागा। वह जैसे उठकर बैठा, उसकी नजर चादर पर लगे खून पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो सुकून भरी आवाज में एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को, मतलब आज तक उस अश्वत्थ ने भी तुम्हें नहीं छुआ था? अनन्या, मैं पहला इंसान हूँ जो तुम्हारे इतने करीब आया है। मैं आज बहुत खुश हूँ एल। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। वंश को गलतफहमी हो गई थी कि आज तक अनन्या के करीब कोई नहीं गया है। वो पहला इंसान है जिसने उसे छुआ था एल। इतना सोचते ही वह मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। वंश को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि उसके साथ कल रात को अनन्या नहीं बल्कि कोई और था। अल्पविराम अल्पविराम। वही अनन्या अश्वत्थ के पीछे पीछे रोते हुए नीचे आ गई थी, लेकिन अश्वत्थ ने एक नजर उसे देखा तक नहीं। वह गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अभिषेक, जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसने जैसा ही अनन्या के रोने की आवाज सुनी, वह बाहर भागते हुए आया। अब तक अश्वत्थ बाहर जा चुका था।
अनन्या जैसे ही बाहर जाने को हुई कि अभिषेक जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाता है और फिर आसपास देखते हुए उसे समझाकर बोला, अंडरस्को बेब प्लीज रोइए नहीं और अश्वत्थ भाई के पीछे मत जाइए वरना यश और वंश को शक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एल कहकर अभिषेक सोचने लगा कि अच्छा हुआ कोई भी हॉल में नहीं था वरना प्रॉब्लम हो जाती। अनन्या बस रोए जा रही थी पर अभिषेक की बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को देवर जी देखिए ना मिस्टर हैंडसम मुझसे नाराज हो गए, अब वह मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर अभिषेक एक गहरी सांस लेकर उसे पीने के लिए पानी देता है। उसके बाद किचन के डोर को बंद करके अनन्या से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को बेब टेंशन मत लीजिए, मैं अश्वत्थ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। एल वह आपसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए वो जल्दी ही मान जाएंगे। उन्हें बस इस बात का गुस्सा है कि अगर वो आपको ना ढूंढ पाते तो वो क्या करते। अनन्या को भी अभिषेक की बात सही लगी इसलिए वो 2 घूंट पानी पीने के बाद थोड़ी शांत हो गई। उसके बाद उसने हिचकिचाते अभिषेक को देखकर पूछा, अंडरस्को क्या सच में वो मान जाएंगे? तो अभिषेक अपने सर पर हाथ रख मजाकिया लहजे में बोला, अंडरस्को ऑफ कोर्स अगर नहीं माने तो ये रहा मेरा सिर, आप जब चाहे इसे काट देना, मैं उर्फ तक नहीं करूंगा। कहकर वह हंसने लगा। एल तो अनन्या के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अभिषेक ने एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर किचन के विंडो पर गई। अनन्या भी उसकी नजर का पीछा करते हुए विंडो की तरफ देखने लगी तो उसे अश्वत्थ नजर आया। वो अश्वत्थ को देखने के लिए जल्दी से विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगी। वहीं नीचे अश्वत्थ गार्डन में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। अश्वत्थ को भी महसूस हो रहा था कि कोई काफी देर से उसे घूरे जा रहा है, इसलिए वो एक नजर अनन्या की तरफ देखता है, फिर तुरंत अपनी नजरें फेर कर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अनन्या का मुंह बन गया। वो उसे कोसते हुए बोली, अंडरस्को जल्लाद कहीं के, आप किस्मत वाले हैं कि आपको मेरी जैसी कम उम्र और प्यारी बीवी मिली है। ये नहीं कि एक नजर उसे देख ले, कोई और होता तो अब तक 2-3 किस भी दे देता, पर ये तो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। कहकर वो खिड़की से टेक लगाकर आलस्य से खड़ी हो गई। अभिषेक तो उसकी बातें सुनकर हंसने लगा पर अचानक ही उसे महिमा की याद आ गई तो उसका चेहरा उतर गया। वह सब्जी काटते हुए बोला, अंडरस्को कहाँ मैं अपनी बीवी के साथ बेड एक्सरसाइज करने के सपने देखता था और कहाँ यहाँ चाकू लेकर खड़ा हूँ। कहकर वो मुंह बनाते हुए खाना बनाने लगा। वहीं अनन्या एक गाजर उठाकर खाते हुए बेशर्मी से अश्वत्थ को देखने लगी जो गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। अश्वत्थ के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं था पर वह काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था अनन्या के इस तरह देखने से, लेकिन अनन्या है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अल्पविराम डॉट होटल में अंश सो रहा था। कनिका उसके बगल में लेटी प्यार से उसे निहारत हुए उसके बालों को सहला रही थी। इस वक्त दोनों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक सफेद चादर थी। कनिका उसे प्यार से निहारते हुए उसके माथे को चूम लेती है और कहती है, अंडरस्को कोई इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है, बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी कमी है कि तुम हद से ज्यादा पजेसिव और गुस्से करते हो, लेकिन जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो। कहते ही वो इस बार उसके होठों को किस करके वहां से जाने लगी। मगर तभी अंश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल ली, फिर कनिका की कलाई को पकड़कर खुद से सटा लिया। उसकी इस हरकत से कनिका हैरानी से बोली, अंडरस्को तुम जाग रहे हो? बेशर्म कहीं के, इस तरह किसी की बातें सुनना गलत है। ये सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। वो कनिका को खुद के नीचे दबाते हुए सार्कास्टिक वे में बोला, अंडरस्को मैं चोरी छुपे तुम्हारी बातें सुनी तो ये बेशर्मी हुई, और जो तुम इतने वक्त से मेरा फायदा उठा रही हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी मिसेज कनिका अंश सिंघानिया। कहकर वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। कनिका उसकी गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करके सिहर उठी। वो अंश के इरादों का भाप चुकी थी, इसलिए वो घबराते हुए अंश के कंधे को पकड़कर बोली, अंडरस्को अंश बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया है अब और नहीं। ये सुनकर अंश मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अंडरस्को मैंने कब तुम्हें परेशान किया बेबी, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तभी तो पास नहीं आने दे रही हो। कहते ही वो कनिका की गर्दन पर किस करने लगा तो कनिका की पकड़ बेडशीट पर कस गई। कनिका अच्छे से समझ रही थी कि अंश उसे अपनी मासूमियत के जाल में फंसा रहा है, इसलिए मना करते हुए बोली, अंडरस्को मुझे अच्छे से पता है इस मासूम चेहरे के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ है जो सुबह सुबह मेरा शिकार करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही वो जाने बाथरूम में भाग गई तो अंश को गुस्सा आ गया। वो भी वॉशरूम में जाकर जाकर दरवाजे कल अंदर से बंद कर लेता है। फिर कनिका को गुस्से से पकड़कर शावर के नीचे खड़ा करके उसे देखने लगा। उसे इस तरह देखकर कनिका घबरा गई। वो उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए दीवार से सट गई। अंश मुझे पेन हो रहा प्लीज नो, कहकर वो खुद को ढकने लगी। तो अंश उसे किसी शिकारी की तरह देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को जान तुम ऐसे मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ वरना अगर मुझे आना पड़ा तो तुम्हें पूरा दिन मेरी वाइल्डनेस झेलनी पड़ेगी। कहते ही वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। एल तो कनिका डर गई, फिर मुंह फुलाते हुए उसे गले लगाकर बोली, अंडरस्को बेबी प्लीज रात की तरह वाइल्ड मत होना। उसके ये कहते ही अंश उसे नशीली आंखों से देखते हुए झुककर किस कर लेता है।
अल्पविराम अहम का रूम। अहम गुस्से में लेटा एकटक मिस्टी को घूर रहा था, जो उसके ऊपर लेटी हुई थी। अहम कुछ देर उसे घूरता है, फिर उसे गुस्से में एकदम से धक्का देकर सोफे से गिरा देता है। मिस्टी जैसे ही जमीन पर गिरी, वो दर्द से तड़पते हुए उठ गई। उसकी सारी नींद एक पल में ही गायब हो गई थी, लेकिन कल रात को उसने काफी ज्यादा शराब पी थी, इसलिए उसको अपना सिर बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को सिया, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तो अहम उठते हुए सार्कास्टिक वे में बोला, अंडरस्को मैडम, वो इसलिए क्योंकि कल रात को तुम नशे में धुत थी और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। पता नहीं कैसी चुड़ैल मेरे गले पड़ गई है। एक बार तुम्हारे भाई की अकल ठिकाने आ जाए, उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, फिर मैं कभी भी तुम्हें पलट कर देखूंगा तक नहीं। ये सुनकर मिस्टी जो अपना सर पकड़ कर बैठी थी, उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपना सर दर्द भूलकर भड़क पड़ी, अंडरस्को हिटलर कहीं के, हिटलर मरे होंगे तब जाकर तुम इस दुनिया में आए होंगे। तुम कितने पत्थर दिल हो, मुझे इस तरह गिरा दिया और क्या कहा तुम मुझे छोड़ोगे? मैं मिस्टी ओब्रॉय खुद तुम्हारी तरफ नहीं दिखेगी, आखिर तुम में है कि क्या बंदर सी शक्ल है और लंगूर जैसी बॉडी, तुमसे अच्छे तो गधे हैं। ये सुनकर अहम की आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि उसे अपने लुक्स पर बहुत घमंड था। वो उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को ओ हेलो, इसी चेहरे पर हजारों लड़कियां मरती है समझी। वो इससे आगे बोलता कि मिस्टी उसे टोकते हुए बीच में ही बोली, अंडरस्को सस्ती चीजों के पीछे वैसे भी भीड़ लगी होती है, इसलिए खुद को किस्मती मत समझो। ये बात सुनकर अहम का ईगो हट हो गया, वो बेहद गुस्से से मिस्टी की तरफ बढ़ने लगा, जो उससे डर गई थी। अल्पविराम डॉट। वही आलिया अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, दक्ष उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसने खुद ही इस रिश्ते से आजाद होने का फैसला लिया। वो वॉशरूम के अंदर खुद को मिरर में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को सो मिस्टर दक्ष, दक्ष नहीं सन की बिल्ला कहीं का, जो हर वक्त मुझ पर चिल्लाता रहता है, देखना तुम मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, फिर कैसे टीम मुझ पर रौब झाड़ोगे, कहकर ही वो एटीट्यूड के साथ अपने बालों को झटक देती है। फिर सोचने लगी कि वो आखिर यहाँ से कैसे भागे, पर वह ये भूल चुकी थी अगर दक्ष ने उसे ढूंढ लिया तो उसके साथ क्या करेगा। अल्पविराम। अश्वत्थ आज अनन्या से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, क्योंकि अनन्या सुबह से उसे घूरे जा रही थी। यश और वंश ऑफिस गए हुए थे, अनन्या भाग न जाए इसलिए उन्होंने अश्वत्थ को उस पर नजर रखने और उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। अनन्या गर्दन में फल खा रही थी, अश्वत्थ के साथ साथ वहां पर वंश के कई गार्ड्स थे। तो अनन्या बड़े घमंड से उठते हुए अश्वत्थ को देखकर ऑर्डर भरे लहजे में बोली, अंडरस्को यू मेरे पर्सनल गार्ड, वंश ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था ना, तो मेरे लिए जूस लेकर रूम में आई, कहकर वो रूम की तरफ चली गई। तो अश्वत्थ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, क्योंकि अनन्या जानबूझकर ये सब कर रही थी। अश्वत्थ बिना किसी भाव से अनन्या के रूम के अंदर खड़ा था। ये देखकर अनन्या ने रूम की डोर को अंदर से बंद कर लिया और बड़े ही अदा के साथ आकर अश्वत्थ के सामने खड़ी हो गई। जहां अश्वत्थ के चेहरे के भाव सख्त और डरावने थे, वही अनन्या की आंखों में शरारत झलक रही थी। अचानक ही अश्वत्थ अनन्या से अपनी नजरें फेर कर खड़ा हो गया। ये देखकर अनन्या मुंह फुलाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आप कब तक नाराज रहेंगे? देखिए ना, आपके सामने आपकी प्यारी लिटिल वाइफ है, जो कितनी हॉट और क्यूट है, वो खड़ी है। वैसे भी वो वंश यहाँ नहीं है और हम दोनों रूम में अकेले हैं, मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों हम कुछ इंटरेस्टिंग करें, कहकर वो अश्वत्थ के गालों पर सिडेक्टिव वे में हाथ फेरने लगती है। अनन्या अश्वत्थ से एज और हाइट दोनों में काफी छोटी थी, इसलिए अश्वत्थ को देखने के लिए उसे अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। अनन्या की गर्दन में जब दर्द होने लगा, तो वो रोनी सूरत बनाकर आगे बोली, अंडरस्को आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बस पत्थर की तरह खड़े हैं। देखिए न, ये बच्ची कब से आपके प्यार के लिए तरस रही। उसके इतना कहते ही अश्वत्थ उसे बुरी तरह घूरते हुए बेड पर गिरा देता है। फिर रूड वॉइस में बोला, अंडरस्को आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्टूपिड चिल्ड्रन, इसलिए अब मुझसे दूर रहो, कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगा। तो अनन्या का चेहरा मुरझा गया, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो सिसकते हुए अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे करता है कि तभी उसे अनन्या की सिसकियां सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसकी मुट्ठी कस गई। वो एकदम से पीछे व पलटकर अपनी डेंजरस नजरों से अनन्या को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अनन्या पहले तो खुश हो गई, मगर जब उसने देखा कि अश्वत्थ कितने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो डर से पीछे की तरफ जाने लगी। अश्वत्थ उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर अपनी सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रहे, तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू बहने नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। गोट इट। मैं नहीं रो रही, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहते ही वो जल्दी से अपने न बहने वाले आंसू को भी पोंछ लेती है। फिर अपने थूक को गटकते हुए बेड पर खड़ी हो जाती। उसे बेड पर खड़ा देखकर अश्वत्थ की भौहें उठ जाती हैं, तो अनन्या इस बार कुछ नहीं बोली और सीधा जाकर अश्वत्थ के गले लग गई। इस वक्त पूरे रूम में शांति थी, ना तो अश्वत्थ कुछ बोल रहा था और ना ही अनन्या। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ अनन्या के दिल की धड़कने, क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
अश्वथ इन धड़कनों को साफ सुन पा रहा था, ना चाहते हुए भी उसके हाथ अनन्या को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो झट से अपने हाथ को नीचे कर लेता है। अनन्या को जब महसूस हुआ कि अश्वथ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपनी सूज चुकी आंखों से उसे देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। इस किस में एक अलग ही एहसास, दर्द, गुस्सा और प्यार था। अश्वथ अब खुद को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और अनन्या जो कर रही थी उसे करने दिया। अल्पविराम डॉट। अहम और मिस्टी तैयार होकर रेस्टोरेंट में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अहम का फोन बजा तो वो बात करने के लिए वहां से चला गया। अब मिस्टी अकेले टेबल पर बैठकर मजे से पिज्जा खा रही थी। वो पिज्जा का एक बाइट लेते हुए खुश होकर बोली, अंडरस्को कितना टेस्टी है ये, चलो हिटलर के साथ यहाँ आकर कुछ तो फायदा हुआ, वरना भाई तो मुझे ये खाने ही नहीं देते। कहते ही वो जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगी। तभी कोई पीछे से मिस्टी के ऊपर पानी डाल देता है। मिस्टी को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके ऊपर कुछ गिरा है, तो वह चीखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पीछे खड़े इंसान पर गई, उसकी आंखों में डर नजर आने लगा। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्को तुम लोग? हाँ हम लोग, वैसे हमारी जूनियर काफी मजे से पिज्जा एंजॉय कर रही है। ये कहते ही मिस्टी के पास खड़े दोनों लड़कों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। उन दोनों लड़कों की उम्र लगभग 20 साल थी। ये दोनों कॉलेज में मिस्टी के सीनियर हैं, जो हमेशा उसकी रैगिंग करते थे। उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़की भी थी जिसने काफी शॉर्ट और मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उसकी उम्र भी 20 साल ही थी। वो लड़की मिस्टी को ऊपर से नीचे तक देखती है, जो घबराहट से कांप रही थी। मिस्टी के मुंह में इस वक्त पिज्जा भरा हुआ था। ये देखकर वो हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम हमसे इतना डर रही हो कि तुमने अभी अपना पिज्जा तक नहीं खत्म किया? वैसे तुम पेरिस में क्या कर रही हो? चलो अब आ ही गई हो तो हमारा एंटरटेनमेंट करो। इतना कहते वो मिस्टी के सामने वाली चेयर पर आराम से बैठ जाती है और फिर मिस्टी से कड़क आवाज में बोली, अंडरस्को घुटनों के बल बैठो। उसने इतना कहा ही था कि उसके बगल में खड़े लड़के ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को नहीं मिस्टी, चलो एक काम करो, अपना टॉप निकालो। ये कहते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई और मिस्टी को अजीब तरह से देखने लगा। कॉलेज में इन तीनों ने मिस्टी को काफी धमकाया था और परेशान किया था, जिस कारण उसके अंदर अब एक डर बैठ चुका था। वह डरते हुए अपनी नजरें चारों तरफ करके देखती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े अहम पर पड़ी, जो दूसरी तरफ मुंह करके किसी से फोन पर बात कर रहा था। अहम को देखते ही मिस्टी के अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई कि वह अपने सामने खड़े दूसरे लड़के को जोर से धक्का देकर अहम की तरफ भागने लगी। ये देखकर उस लड़की और दोनों लड़के के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तीनों भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। मिस्टी जल्दी से अहम के पास पहुंचकर उसे पीछे से गले लगाकर रोने लगी। अहम जो किसी से बात कर रहा था, वो मिस्टी की इस हरकत से हैरान हो जाता है। वो जैसे ही पलटकर उसे देखता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। फिर उसकी नजर मिस्टी के पीछे आ रहे तीन लोगों पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। अल्पविराम। इंडिया में दोपहर का वक्त। दक्ष ऑफिस गया हुआ था और घर में भी कोई नौकर नहीं था। विला के बाहर हर तरफ गार्ड्स खड़े पहरा दे रहे थे। आलिया भागने का प्लान बना चुकी थी। वो कैसे भी करके आज दक्ष के चंगुल से भाग जाना चाहती थी। आलिया इस वक्त रूम में थी। उसने रूम की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को यहाँ तो कई सारे गार्ड्स पहरा दे रहे। कहकर वो आगे दक्ष को कोसते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को खड़ूस जल्लाद कहीं का, उसे क्या लगता है कि वो मुझे अपने घर में रखकर टॉर्चर कर पाएगा? कभी नहीं, आज मैं भाग जाऊंगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहकर वो रूम में परेशान होकर घूमने लगी। मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर मैं इस विला से बाहर भी गई तो कहां जाऊंगी बिना पैसों के? ये सोचते ही अचानक से उसकी नजर अपने मंगलसूत्र पर पड़ी, जो डायमंड का था। आलिया ने अपनी उंगलियों से मंगलसूत्र को पकड़कर खुश होकर कहा, अंडरस्को वैसे भी इस शादी का क्या मतलब, तो क्यों ना मैं इस मंगलसूत्र को बेचकर पैसे कमा लूं। ये कहती हो वो खुश हो जाती है। फिर वो दबे पांव पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगी। वहां पर कोई भी गार्ड्स नहीं था। आलिया को यही सही मौका लगा, इसलिए वह वहां से भाग गई। आलिया चलते चलते विला से काफी दूर आ चुकी थी। वो सड़कों पर बस चले जा रही थी, तभी उसकी नजर एक मॉल के बगल में ज्वेलरी शॉप पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत भागते हुए उसके अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने शॉपकीपर से कहा, अंडरस्को एक्सक्यूज मी, मुझे इसे बेचना है। इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े मंगलसूत्र को उसके सामने रख देती है। तो शॉपकीपर थोड़ा हैरान जाता है, क्योंकि वह एक अलग ही डिजाइन का मंगलसूत्र था, जिसे आज तक खुद उसने नहीं देखा था। वह मंगलसूत्र बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और यूनिक था। कुछ देर मंगलसूत्र को देखने के बाद शॉपकीपर ने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए चालाकी से कहा, अंडरस्को मैम, इसकी कीमत लगभग 10,000 है। ये सुनकर आलिया शॉक होकर बोली, अंडरस्को क्या, केवल 10,000? अरे ध्यान से देखिए इसे, ये इतना कम कैसे हो सकता है? इस बार वो शॉपकीपर हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को ठीक है तो ले जाइए इस मंगलसूत्र को, मैं आपको ये 10,000 का दे रहा हूँ, वरना इसकी कीमत 8,000 की भी नहीं है।
वह दुकानदार लालच में आ गया था, क्योंकि यह मंगलसूत्र बहुत ही ज्यादा कीमती था और आलिया को देखकर वो समझ गया था कि उसे इस बारे में नहीं पता, इसलिए उसने आलिया को बेवकूफ बना दिया। आलिया को भी केवल पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस मंगलसूत्र को बेचकर 10,000 लेकर दुकान से बाहर निकल गई। आलिया खुशी खुशी एक ऑटो लेकर बस स्टॉप की तरफ चली गई। वह जैसे ही बस स्टॉप पहुंची, उसने देखा एक बस वहां से जा रही थी, तो वो जल्दी से भागते हुए उस बस के अंदर चढ़ गई और खाली सीट देखकर उस पर बैठ जाती है। आलिया ने ये तक नहीं पूछा था कि वो बस जा कहाँ रही है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था उसकी मंजिल कहाँ है। वो एक टक खिड़की से बाहर देखते हुए एक्साइटेड होकर बोली, अंडस्को दक्ष साधु अकदू खडूस कहीं के, आज मैं तुम्हारे पिंजरे से आजाद हो चुकी हूँ। अब सुनना जिंदगी भर दुनिया के ताने की तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई। कहकर वो खुशी और दुखी के मिले जुले भाव के साथ बाहर की तरफ देखने लगी, क्योंकि ये वही जगह थी जहां उसका पूरा बचपन गुजरा था, जहां उसके मॉम डैड ने उसे ठुकरा दिया था। उसे अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी कि कहीं दक्ष ने उसे पकड़ लिया तो पता नहीं उसकी क्या हालत करेगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। पेरिस में दोपहर के 1 बजे वंश आज घर लेट आने वाला था। ये बात उसने पहले ही अनन्या को बता दी थी और साथ ही उसने अनन्या को एक वेडिंग ड्रेस जाकर सेलेक्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया था। अनन्या ने जाने से मना कर दिया था, तो वंश उसे आर्यन को जान से मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर अनन्या बुरी तरह डर जाती है, इसलिए वह जाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ वक्त में अनन्या, आर्यन, वंश के गार्ड के साथ एक वेडिंग शोरूम के अंदर खड़े थे। वंश के गार्ड्स ने पूरे मॉल को चारों तरफ से घेर लिया था। वह सभी गन से लैस थे। वंश ने अनन्या पर नजर रखने के लिए वेद और अश्वत्थ को भी भेजा था, क्योंकि उसकी नजर में वह दोनों उसके गॉड्स थे। पहले तो वंश अनन्या के लिए इंडियन वेडिंग ड्रेस बनवाना चाहता था, मगर फिर उसने उसे गाउन लेने का ऑर्डर दिया। अनन्या शोरूम के आधे से ज्यादा गाउन देख चुकी थी, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी नजर गाउन से ज्यादा तो अश्वत्थ पर थी, जो बिना किसी भाव से पूरे शोरूम को स्कैन कर रहा था। अनन्या एक गाउन को अपने ऊपर रखकर अश्वत्थ को कुछ इशारा करती है, तो अश्वत्थ उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगता है। वह हर एक जगह को काफी अच्छे से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेद वॉशरूम में जाकर अंश से बात कर रहा था, ताकि वह लोग जल्द से जल्द पेरिस से भाग सके। अब तक अंश ने होटल में रहकर यहां से भागने के कई तरीके सोच लिए थे, और वह उन सब के बारे में वेद को बता रहा था। अल्पविराम। अनन्या एक व्हाइट गाउन लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। फिर 1 मिनट बाद चेंजिंग रूम का डोर खोलकर बाहर चारों तरफ देखती है, तो उसे एक सल्स गर्ल के अलावा कोई नहीं नजर आता। तो वो दूर खड़े अश्वत्थ की तरफ इशारा करते हुए उस सल्स गर्ल से बोली, अंडस्को सुनिए, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? कहिए ये उनकी मैडम का ऑर्डर है। ये सुनकर वो सल्स गर्ल अश्वत्थ के पास जाकर उसे अनन्या का मैसेज देती है और फिर वहां से चली जाती है। अश्वत्थ अपनी जगह से नहीं हिला, तो एक गार्ड डरते हुए बोला, अंडस्को मैडम ने बुलाया है, क्या पता उन्हें कुछ जरूरी काम हो, जाओ जाकर देखो, वरना बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूरता है, फिर चेंजिंग रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो कुछ रिएक्ट करता कि उससे पहले ही चेंज रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और अनन्या ने अश्वत्थ को एकदम से अंदर खींचकर डोर वापस से बंद कर लिया। ये सब शोरूम के मैनेजर ने देख लिया था। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अनन्या उसके बॉस वंश की होने वाली वाइफ थी। तो भला वो एक बॉडीगार्ड के साथ चेंजिंग रूम में क्या कर रही? ये सोचते ही उसके सर में दर्द होने लगा। अहम बिना किसी भाव से सामने खड़े तीनों लोगों को देख रहा था, फिर मिस्टी को, जो उसके सीने से लगी रो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही देर में ऐसा क्या हो गया जो मिस्टी इस तरह रो रही है, और उसके पीछे 3 लोग पड़ गए। वो मिष्टी की कमर पर हाथ रखकर सामने खड़े दोनों लड़कों को देखने लगा, जिनका नाम अधीर और बिहान था। उनके बगल में खड़ी लड़की का नाम हिना था। अधीर मिस्टी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सरकास्टिक वे में बोला, अंडरस्को मिस्टी, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी अनजान इंसान के गले लग जाओगी और वह तुम्हें बचा लेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पेरिस है। अब जल्दी से सीट पर वापस चलो और अपने टॉप को उतारो। कहकर वो और विहान हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। तो हिना भी एटीट्यूड से बोली, अंडस्को तुम हमसे बच नहीं सकती मिस्टी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो जब तुम कॉलेज जाओगी वहां हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम इन अंकल के गले क्यों लगी हो? अब यह मत कहना कि तुम इन्हें जानती हो, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता है कि आज तक कोई भी तुम्हारा फैमिली मेंबर कॉलेज नहीं आया है। कहकर वो अहम को देखने लगी। वही अहम जितना उसकी बात को सुनता है, उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। उसने फोन को अपनी जेब में रखा, फिर मिस्टी को खुद से दूर करके अपने हाथ को बांधते हुए सख्ती से बोल, अंडस्को तुम सब की उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, और तुम सब कॉलेज में ढंग से पढ़ने के बजाय अपने जूनियर्स को परेशान करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अहम की बात सुनकर विहान इरिटेट होकर बोला, अंडस्को ओए अंकल, अपना ज्ञान कहीं और बांटो जाकर, और बेहतर होगा कि आप हमारे रास्ते में मत आइए, क्योंकि आपको पता नहीं है हम कौन है। हमारे डैड कॉलेज के प्रिंसिपल है, समझे? अहम ने देखा कि उसके सामने खड़े तीनों इंसान के अंदर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ था। ये देखकर अहम गुस्से से अपने माथे को सहलाने लगा, क्योंकि वह खुद को कुछ गलत करने से रोक रहा था।
फिर उसने मिष्टी को देखते हुए सख्ती से पूछा, अंडरस्को, क्या तुम इन तीनों से डर रही हो? याद रखो, तुम जितना डरोगी यह उतना डराएंगे, इसलिए हिम्मत करो और इन्हें एक सबक सिखाओ। इतना कहते ही अहम मिष्टी का हाथ छोड़कर उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है, लेकिन मिष्टी उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। उद्धरण चिन्ह। मिष्टी को देखकर हिना हंसते हुए बोली, अंडरस्को, क्या अंकल जी, आप इस कमजोर लड़की को हमें सबक सिखाने के लिए कह रहे हैं? आज तक ये कॉलेज में हमारा कुछ नहीं कर पाई, तो यहाँ क्या करेगी? उसकी बात सुनकर अहम ने एक गहरी सांस ली और मिष्टी को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अंडरस्को, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो याद रखना मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आना इंडिया जैसे मन हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिष्टी उसको ऐसे देखने लगी जैसे कोई बेचारा बिल्ली का बच्चा हो। फिर उसने विहान, हिना और अधीर को दिखा। मिष्टी अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी कि तभी अहम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया, जिससे मिष्टी का हाथ सीधा अधीर के गाल पर जा पड़ा। इस थप्पड़ की आवाज काफी तेज थी, इसलिए सभी उस तरफ देखने लगे। मिष्टी तो अभी भी हैरान थी। तो अहम इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, देखा तुम, ऐसे ही इन जैसे लोगों को सबक सिखाते हैं। मिष्टी शौक थी, पर अहम की बात सुनकर वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने उस हाथ को देखने लगी जिस हाथ से उसने अधीर को थप्पड़ मारा था। पता नहीं क्यों, पर उसे थप्पड़ मार के बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश होकर अधीर, विहान और हीना को देखने लगी, जो अहम से डरकर वहां से भाग गए थे। एल पर जाते जाते उन्होंने मिष्टी को वार्निंग भी दी थी। मिष्टी ने पहली बार अपने सीनियर को सबक सिखाया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसने बिना सोचे समझे ही अहम के गालों पर किस कर लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें भागा दिया, थैंक यू। इतना कहकर मिष्टी खुशी से उछलने लगी, लेकिन अहम तो उसकी किस से शौक हो गया था। उसके दिल में अचानक ही कई सारे जज्बात उमड़ने लगे। अनजाने में ही वो अपने एक हाथ को अपने गाल पर रख लेता है और मिष्टी के होठों की छुअन को महसूस करते ही उसे अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ। लेकिन पीहू का ख्याल आते ही वो गुस्से से मिष्टी को देखते हुए वहां से चला गया। ये देखकर मिष्टी कंफ्यूज हो गई। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अनन्या और अश्वथ पिछले आधे घंटे से चेंजिंग रूम में बंद थे। किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन शॉप के मैनेजर की जान जा रही थी। उसे बहुत ही डर लग रहा था। वही चेंजिंग रूम के अंदर अनन्या कोई न कोई बहाना करके अश्वथ को अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अश्वथ उसे कोई भाव नहीं दे रहा था, जिससे अनन्या चिड़ी हुई थी। उसने जानबूझकर अश्वथ के सामने गाउन पहना था, पर अश्वथ ने उसे नहीं देखा। जब उसकी ये ट्रिक फेल हो गई तो अनन्या कुछ और सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो मिरर के सामने खड़ी होकर परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अब मैं बाहर कैसे जाऊं? ये सब उसने अश्वथ की तरफ झुककर चिल्लाते हुए कहा था, ताकि अश्वथ उसकी बात सुने और उसे देखे। पर अश्वथ तो जैसे पत्थर का बन गया था, इसलिए इस बार इरिटेट होकर अनन्या मासूमियत से बोली, अंडरस्को, मिस्टर हार्टलेस हस्बैंड, देखिए न, ये गाउन का चैन नहीं बंद हो रहा, प्लीज बंद कर दीजिए। कहकर वो शरारत से मुस्कुराने लगी। उसने जानबूझकर अपनी खुली पीठ को अश्वथ के सामने कर दिया था, जिसे देखकर अश्वथ को गर्मी लगने लगी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। सच में ये लड़की किसी दिन उसे जान से मार देगी। अपने मन में ये सोचते ही अश्वथ धीरे से अपने हाथ को उठाकर अनन्या के गाउन की जिप को बंद करने लगा। वो दूसरी तरफ देख रहा था, इसलिए गलती से उसकी उंगलियां अनन्या की पीठ से छू गई। इस एहसास से अनन्या की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। तो वही अश्वथ को भी एक झटका सा लगा। अश्वथ की नजर न चाहते हुए भी अनन्या की खुली पीठ पर चली गई, जो सफेद, मुलायम और बेदाग थी। लेकिन कल रात को वो अनन्या के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए उसके दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अश्वथ की नजरें जैसे वहां पर जम गई हो। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसने आहिस्ता से अनन्या की पीठ पर अपने हाथ को फेरा, फिर अपने सख्त होठों को उसकी पीठ पर रख के किस करने लगा। उसकी इस हरकत से अनन्या की पकड़ गाउन पर कस गई। तो अश्वथ बड़े ही नजाकत से उसके गाउन को उसके कंधे से नीचे करते हुए वहां किस करने लगा। दोनों के ही दिल में आग लग चुकी थी। दोनों इससे कहीं ज्यादा चाहते थे और अपनी प्यास को बुझाना चाहते थे। इसलिए अश्वथ जल्दी से अनन्या को अपनी तरफ पलटकर उसे दीवार से सटा देता है और वाइल्ड किस करने लगा। अनन्या भी बहक चुकी थी, इसलिए वो अपने एक हाथ को अश्वथ के गले में डालकर दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। वो अश्वथ के शर्ट को उतारकर जैसे ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक ही वो जमीन पर गिर गई और उसकी दर्द भरी चीख चेंजिंग रूम में गूंजने लगी। अश्वथ जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, वो उसकी चीख सुनकर जैसे ही अनन्या की तरफ देखता है, तो वो उसे जमीन पर देखकर हैरान हो जाता है। उसने अपनी हैरानी को छिपाकर अपने फोन को जेब में रखा, फिर हाथ बांधते हुए अनन्या से पूछा, अंडरस्को, तुम जमीन पर क्या कर रही हो? अनन्या जो कहीं खोई थी, अचानक की अश्वथ की आवाज सुनकर वह अपने होश में आई। उसने देखा कि वो अपने गाउन को पहनकर जमीन पर पड़ी हुई थी और अश्वथ उससे कुछ दूरी पर अपने हाथ बंद कर उसे ही घूर रहा था। ये देखकर अनन्या का माइंड ब्लैंक हो गया। वो अपने आसपास देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए उसने हकलाते हुए अश्वथ से पूछा, अंडरस्को, आप तो मेरे गाउन की जिप बंद कर रहे थे ना,
और आपने शर्ट कब पहनी? कहते कहते वो अपने हाथ को पीछे करके अपने गाउन की चिप चेक करने लगी, जो बंद थी। वही अश्वथ उसके अजीब से सवाल को सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अंडरस्को अनन्या खुराना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और मैंने शर्ट उतारी कब थी जो मैं पहनूंगा? उसके इतना कहते ही अनन्या अचानक ही शर्मा गई, उसके दोनों गाल और गर्दन एकदम से गुलाबी हो गए। उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद को ही डांटते हुए अपने मन में कहा, अंडरस्को अनन्या, तुम ये क्या सोच रही थी? तुम्हारे दिमाग में इतने डर्टी थॉट्स कैसे आ सकते हैं? अच्छा हुआ मिस्टर हैंडसम को तुम्हारे सपने के बारे में नहीं पता चला, वरना वो तुम्हारा मजाक उड़ाते। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है और अश्वथ से अपनी नजरें चुराने लगती है। ये देखकर अश्वथ की आंखें छोटी हो गई, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या पागल हो गई हो। वो उसके करीब जाकर उसे एकदम से दीवार से सटाकर उसके एक तरफ हाथ रखकर सिडक्टिव वे में पूछता है, अंडरस्को कहीं तुम खुली आंखों से कोई डर्टी सपना तो नहीं देख रही थी ना, जहां तुमने मुझे इमेजिन किया हो? कहकर वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या आप किसी भी तरह अश्वथ से बचना चाहती थी, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए अश्वथ को धक्का देकर वहां से भागने लगी। लेकिन वो एक भी कदम बढ़ाती कि उससे पहले ही उसका पैर उसके गाउन में फंस गया और वह अश्वथ के ऊपर गिर गई। फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पाए, इसलिए वो सरकते हुए नीचे गिर गई। अब उसका चेहरा अश्वथ के बेल्ट से थोड़ा नीचे था और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। ये काफी एम्बेरेसिंग मूवमेंट था अनन्या के लिए। वो जैसे ही उठने को हुई कि उसका चेहरा अश्वथ की पैंट से टच हो जाता है, जिस कारण उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। अश्वथ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह दांत पीसते हुए भारी आवाज में बोला, अंडरस्को अनन्या खुराना, डोंट चेक माई पेशेंस। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को मैंने क्या किया? मैं उठ रही हूं ना। कहकर वो सहारा लेने के लिए अश्वथ के बेल्ट को कसके पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गाउन अभी भी उसके पैर में फंसा हुआ था, जिस कारण वो एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। पर इस बार की सिचुएशन पहले से भी ज्यादा ऑकवर्ड थी। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि भले ही उसने जानबूझकर नहीं किया था, मगर उसकी इस हरकत से अश्वथ अपने आपे से बाहर हो रहा था। उसका शरीर जलने लगा था, उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो गई थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए डरावनी आवाज से बोला, अंडरस्को अनन्या खुराना, सिर्फ तुम में ही ये टैलेंट है को तुम मुझे भड़का सकती हो? कहकर वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। अनन्या बेचारी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो एक बार फिर उठने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त चेंजिंग रूम का डोर कोई धड़ाम से खोल देता है। उस इंसान ने जैसे ही अंदर का नजारा देखा, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। अनन्या तो ब्लैंक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अश्वथ भी अपनी जगह पर जम गया। चेंजिंग रूम के बाहर कोई और नहीं बल्कि आर्यन और शोरूम का मैनेजर था। उन दोनों ने जैसे ही अंदर का नजारा देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या जल्दी से उठने लगी, लेकिन वो अभी भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए अश्वथ ने इरिटेट होकर उसे ठीक से खड़ा किया और बिना किसी भाव से बाहर चला गया। अश्वथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन अनन्या को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए हकला कर बोली, अंडरस्को वो मुझे बाहर जाना है। इतना कहते ही वो भी वहां से भाग गई। उनको जाते देखकर मैनेजर हैरानी से बोला, अंडरस्को आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जहां तक मैं जानता हूं इन मैडम की शादी मिस्टर वंश के साथ होने वाली है, तो फिर यह एक बॉडीगार्ड के साथ चेंजिंग रूम में क्या कर रही है? क्या मुझे वंश सर को इन्फॉर्म करना चाहिए? ये सुनकर उसके बगल में खड़े आर्यन की आंखें छोटी हो गई। उसने उस मैनेजर का कॉलर पकड़कर धमकाते हुए कहा, अंडरस्को खबरदार, अगर इस बारे में किसी को बताया भी तो तुम्हें पता है मैं बहुत खतरनाक हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे एक हाथ को काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझिया करके दिखाओ। इतना कहते ही वह अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड करने लगा। तो मैनेजर ये देख डरते हुए बोला, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहते ही वो डरते हुए भाग गया। उसके जाते जी आर्यन मुस्कुराते हुए अश्वथ के पास गया, जो वहां पर अकेला था। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को भाई, लगता है मैं बहुत जल्द चाचू बनने वाला हूँ। मैं तो मरा जा रहा हूँ अपनी गोद में उन चुन्नू मुन्नू को खिलाने के लिए। वैसे आपको जगह देखकर वो सब करना चाहिए, क्योंकि वंश यहाँ पर आ चुका है। वंश आ चुका है। ये सुनते ही अश्वथ की तेवरिया चढ़ गई। उसने घूर के आर्यन को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वो इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को शट अप। फिर वो वहां से चला गया। कुछ देर में वंश अनन्या को शॉपिंग कराकर विला वापस आ जाता है। वंश को कुछ काम था, इसलिए वह यश के साथ स्टडी रूम में चला गया। ये देख अनन्या मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली गई। स्टडी रूम में वंश और यश एक दूसरे के आमने सामने सीरियस होकर बैठे हुए थे। तभी वंश ने बड़े ही गंभीरता से कहा, अंडरस्को क्या तुमने अच्छे से पता किया है वह लोग यहाँ आए तो नहीं है ना? यशु सिगरेट के क्रश ले रहा था। उसने धुआं छोड़ते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, अंडरस्को नहीं। अश्वथ सिंह राठौड़ अभी तक पेरिस नहीं पहुंचा है और पहुंचेगी भी नहीं। कहकर दोनों हंसने लगे।
दोनों के ही चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेस थे। रात का वक्त। अनन्या डिनर करने के बाद अपने रूम में पेट के बल लेटी हुई कुछ सोच रही थी। उसे काफी ज्यादा बोर फील हो रहा था, इसलिए वह अपना फोन निकालकर कुछ देर गेम खेलती है। वह गेम में लगातार 10 बार हारती है, इसलिए इरिटेट होकर उसने अपने फोन को वहीं पर फेंक दिया और उठकर विंडो साइड आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी जो अनन्या को छूते हुए रूम के अंदर आ रही थी। इन ठंडी हवाओं में अनन्या को थोड़ा सुकून मिल रहा था। कुछ पल के लिए वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई। तभी वो एकदम से चीखी, अंडरस्को ओ तेरी, ये लोग क्या कर रहे हैं, कहकर वो विंडो से लटक कर नीचे झांकने लगी। नीचे अश्वथ, वेद, अभिषेक और आर्यन खड़े थे। वह लोग चुपके चुपके कहीं जा रहे थे। ये देखकर अनन्या के अंदर का जासूस जाग उठा, इसलिए वह जल्दी से रूम के बाहर निकलकर मिला के बाहर आ गई। वो भी दबे पांव उनका पीछे करते हुए विला के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन अचानक से ही सभी उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये देख अनन्या दीवार के पीछे छिपकर डरते हुए बोली, अंडरस्को, अभी ये लोग यहाँ थे, अचानक से कैसे मिस्टर इंडिया बनकर गायब हो गए, कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। आह, मम्मा बचाओ। बेचारी अश्वथ को इस तरह अपने पीछे देखकर बुरी तरह डर गई थी। फिर उसने अपने डर को काबू में करके कहा, अंडरस्को, मिस्टर डेंजरस, अपने तुमसे डरा दिया। इस तरह भूत बनकर पीछे कौन खड़ा होता है, अभी तो मैं मर ही जाती। अब तक उसकी धड़कने कुछ हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। तभी अश्वथ उसके करीब जाकर उसे खुद से सटा लेता है और फिर गुस्से से पूछता है, अंडरस्को, यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को। अनन्या उसके सवाल का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी नजर नीचे करके मुंह फुला लेती है। ये देखकर अश्वथ अपनी भौहें चढ़ा लेता है, फिर गुस्से को कंट्रोल करते हुए सर को मसलने लगा। तुम कभी एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकती क्या, उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब तो अनन्या को भी गुस्सा आ गया। वह अपने पैर पटकते हुए बोली, अंडरस्को, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो आप मेरे साथ रूड बिहेव करते हैं। आपको पता भी है मुझे कितना हट होता है। इतना कहते ही उसका गला भर आया। फिर वो आगे बोली, अंडरस्को, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक बार कहकर तो देखिए, मैं जिंदगी भर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, यहाँ से दूर भी चली जाऊंगी और कम से कम मैं आपसे प्यार की उम्मीद तो नहीं करूंगी। कहते कहते वो अचानक ही रोने लगी। उसे अश्वथ के बिहेवियर पर आज रोना आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था अश्वथ को उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। वही अश्वथ को उम्मीद नहीं थी कि अनन्या इस तरह रोने लगेगी। अब उसे भी लग रहा था कि शायद उसने अनन्या के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया है। आखिर थी तो वो उसकी प्यारी और छोटी सी गुड़िया ही, जिसका दिल बहुत मासूम था। अनन्या वहां से जा पाती उससे पहले ही अश्वथ उसे अपनी आगोश में ले लेता है और प्यार से उसके गालों को चूमता है, तो अनन्या ने सिसकते हुए अपना चेहरा फेर लिया। ये देखकर अश्वथ के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर अनन्या के खुले कंधे पर अपने होठ रख दिए, फिर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, मेरी भोली गुड़िया नाराज हो गई। अनन्या ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए वहां से जाने की कोशिश करने लगी। पर अश्वथ चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, क्योंकि अनन्या के नाजुक से हाथों में इतना दम नहीं था कि उसे हिला भी सके। अनन्या जब थक गई तो उसने खुद को अश्वथ की बाहों में छोड़ दिया। ये देखकर अश्वथ उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को, क्या हुआ, बच्ची ने हार मान ली क्या, तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत थी, लगता है मुझे तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा, वरना रात में हम बच्चे की प्लानिंग कैसे करेंगे। बेचारी अनन्या अश्वथ की बेशर्मी देखकर शर्मा गई। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो वहीं पर दफन हो जाए। उसके चेहरे पर आए लालिमा को देखकर अश्वथ मुस्कुराया, फिर उसने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वो अनन्या को लेकर पीछे वाले रास्ते से जाने लगा। अनन्या काफी ज्यादा शर्मा रही थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अश्वथ उसे कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ देर में अश्वथ अनन्या को लेकर एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर चला जाता है। वह एक अंडरग्राउंड एरिया था, लेकिन पूरा साफ सुथरा था, वहां की लाइट जल रही थी। वो उस एरिया से होते हुए जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और एक और गेट सामने आया। अश्वथ ने उस गेट पर पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालते ही वह गेट खुल गया, तो अश्वथ अनन्या को लेकर जैसे ही उस गेट से बाहर निकला, सामने खुला आसमान था जहां पर तारों और चांद की रोशनी पड़ रही थी। अश्वथ बिना किसी भाव से दूर खड़ी एक कार में जाकर बैठ जाता है। वो कार विला से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। कार में पहले से ही अगस्त, वेद और आर्यन मौजूद थे। अश्वथ के बैठते ही वेद ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में वह सभी उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर अंश और अहम रुके हुए थे। अंश का रूम, सभी उसके रूम में बैठे हुए थे। अनन्या और मिस्टी सो चुकी थी, इसलिए वो दोनों बेड पर लेटी हुई थी। अंश, अहम, वेद और अगस्त सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अश्वथ खिड़की से टेक लगाकर सिगरेट के क्रश लेते हुए कुछ सोच रहा था। वही आर्यन अलथी पलथी मारकर सभी को घूरते हुए कुछ सोच रहा था। तभी अश्वथ भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, हमें रात को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वंश अपने लगभग 1000 लोगों को विला की सेफ्टी और हमें मारने के लिए बुला चुका है। इस तरह हम उससे नहीं लड़ सकते, हमें कैसे भी करके इंडिया पहुंचना होगा। हमारा प्राइवेट जेट तैयार है, बस हमें सेफली एयरपोर्ट तक जाना होगा।
ये सब कहते वक्त उसके माथे पर एक सिकन थी, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत थी और उसे अच्छे से पता था उसकी हेल्प कौन कर सकता है। ये सोचते ही उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। वही वंश का विला। वंश को अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए रात के 1 बजे उसकी नींद खुली। वो उठकर कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा, उसके बाद कुछ सोचकर रूम से बाहर निकल गया। वह सीधा अनन्या के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया, फिर खुद से ही बोला, अनन्या मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बिना बताए पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया। अब कल ही हमारी शादी होगी, फिर तुम लीगली मेरी वाइफ बनोगी। वैसे भी हम साथ में एक बार सो चुके हैं, इसलिए मैं तुमसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहते ही वो रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन अनन्या को वहां न देखकर वह परेशान हो गया। उसने हर जगह उसे ढूंढा पर अनन्या कहीं नहीं मिली, तो उसे गुस्सा आने लगा। वो चीखते हुए गार्ड्स के पास चला गया। अल्पविराम। इंडिया में आलिया ठंड से कांप रही थी। वो इस वक्त दक्ष के विला के गार्डन में खड़ी थी। उसने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए थे, ठंड से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आलिया को दक्ष ने पकड़ लिया था, इसलिए सजा के तौर पर उसने गार्डन में खड़ा कर दिया और थोड़ी थोड़ी में उसके ऊपर बर्फ का पानी डालने का ऑर्डर दिया। वही दक्ष अपने रूम के विंडो से टेक लगाए सिगरेट के क्रश लेते हुए एकटक अपनी गहरी आंखों से आलिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। अल्पविराम। रात के 2 बजे पेरिस। अश्वथ की कार रात के अंधेरे में हवाओं से बातें कर रही थी। वो सभी एयरपोर्ट जा रहे थे। तभी कई सारी कार्स आके उनकी कार को घेर लेते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। क्या अश्वथ अनन्या को लेकर इंडिया पहुंच पाएगा या उससे पहले ही वंश पहुंच जाएगा उन तक? क्या दक्ष ऐसे ही करेगा आलिया को टॉर्चर या कर देगा उसे आजाद, या फिर उसके दिल में पनपेगा आलिया के लिए मोहब्बत? आगे जानने के लिए बने रहें।